हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीसीएल 2023 डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का जो एग्जामिनेशन अभी आने वाला है। इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग आज जो प्रीवियस ईयर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैं PYQs आप लोगों के डिस्कस करने वाली हूँ, वो भी पिछले साल 12 मार्च 2022 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एप्टीट्यूड के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। अब ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली किस तरीके का पैटर्न पिछले साल यूज़ किया गया था ये हमें एनालाइज करना है और इससे हमें अनुमान लगाना है कि क्या लेवल का एग्जामिनेशन हमें पूछा गया था पिछले साल में। ओके, सो इसीलिए आज हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाला है। पूरे जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिटेल में विद सिंपल सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप लोगों को आज का जो सेशन है वो कंप्लीट देखना है ताकि आप एनालाइज कर सको कि किस तरीके का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए थे। ओके, सो ये आप लोगों को सेशन कंप्लीट देखना है। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न तो पता ही चलेगा, साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन में जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझ आएगा और वो कॉन्सेप्ट आपको नॉट नेसेसरी कि सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। करेक्ट, सो आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा, तो आपको ये जो सेशन रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो अच्छी तरीके से कंप्लीट देखना है। अब इतना ही नहीं, हम लोग इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी डिस्कस करने वाले हैं एंड वो अपडेट जो है वो रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, मतलब कि आप ही के एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये अपडेट होने वाली है। सो इस अपडेट में क्या है ये सारा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आगे। सो चलते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। सो इस इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि आप लोगों के लिए एक लास्ट 10 डेज का जो है इंपॉर्टेंट मैराथन बेस्ड कोर्स जो है वो मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसे परचेस कर लिया है, बट जिन लोगों ने इस कोर्स को नहीं लिया है उन लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप आज से कैलकुलेट करते हो तो एग्जैक्टली 10 डेज बचते हैं आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका मैथ्स प्रिपेयर नहीं है एंड आपको लास्ट 10 डेज में रिवीजन करनी है, लास्ट 10 डेज में आपको समझना है उसे, सो आप इस कोर्स के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। वो कैसे, आपके सामने ये टेबल है एंड ये टेबल ही आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अब देखिए, क्योंकि आपके पास लास्ट 10 डेज है तो बट ऑब्वियस है आपका जो फोकस होना चाहिए आखिरी 10 दिन का टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंप्लीट एक जो टाइम है आपका मैक्सिमम टाइम आपके प्रिपरेशन के लिए देना है। करेक्ट, सो अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल की, आप सभी को पता है नॉन टेक्निकल 50 मार्क के लिए पूछा जाता है आपकी एग्जामिनेशन में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह आप लोग टेक्निकल पढ़ते हो उसी तरह आपको नॉन टेक्निकल को भी इंपॉर्टेंस देना है और वो पढ़ना है, क्योंकि 50 मार्क्स जो है वो बहुत ही आपके लिए मायने रखते हैं। करेक्ट, अब उसी में मैथ्स जो है वो आप लोगों को पिछले साल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 मार्क के लिए। ओके, सो हमें नहीं पता इस साल 15 पूछा जाएगा 20 पूछा जाएगा, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, सो 15 to 20 के बीच में वैरी होगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो 15 to 20 मार्क्स में अगर आप लोग एक अच्छा नंबर ले लेते हो मैथ्स के सेक्शन से, तो वो आपका एक टेक्निकल के साथ जो मैथ्स का कवर अप जो करवाएगा आपको, वो आपका स्कोर जो है वो बूस्ट अप करवाएगा। ओके, करेक्ट, सो ये 10 डेज में आपको किस तरह प्रिपेयर करना है ये मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। देखिए, अगर आप इस कोर्स को आज ही परचेस करते हो तो मैं बात कर रही हूँ लास्ट 10 डेज प्लान, क्योंकि ये 10 डेज प्लान जो है इसी तरीके से बनाया गया और ये स्ट्रैटेजी आज इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि लास्ट 10 डेज ही बचे हुए हैं। करेक्ट, सो आज का डे 1 है, आज आपने परचेस किया। परचेस करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट मैराथन जो है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लेनी है। ओके, आपको क्या करना है, आपका 5 hours and 32 minutes जरूर जाएगा, ठीक है, बट ये टाइम आपका क्यों जा रहा है, आप उससे कुछ चीज़ें सीख भी रही हो। ओके, सो आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। ओके, अब आज आपने 5 hours दिए तो आने वाला जो नेक्स्ट डे उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। उस दिन आपको 5 hours नहीं देना है, उस दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो किसकी प्रैक्टिस करोगे आप, जो 3 टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े उन 3 टॉपिक्स के ऊपर आप कुछ मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देखोगे कि आपको कितना समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको कहाँ पे दिक्कत जा रही है। ओके, सो सेकंड डे आपका प्रैक्टिस डे रहेगा। देन थर्ड डे जो रहेगा वो आपको नेक्स्ट मैराथन 2 देखनी है, ठीक है, जो कि 4 hours 35 minutes की है। ओके, सो वो आपको डे 3 को देखनी है। डे 4 को आप क्या करोगे, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। डे 5 को आपको मैराथन 3 देखनी है।
डे 6 में आप प्रैक्टिस करोगे, डे 7 में आपको मैराथन 4 देखनी है, डे 8 में आप प्रैक्टिस करोगे, डे 9 में आपको मैराथन 5 देखनी है, डे 10 में आप प्रैक्टिस करोगे। डे 10 जो रहेगा वो आपको एग्जामिनेशन का प्रीवियस डे रहेगा। तो बिफोर योर एग्जामिनेशन आपका कोर्स कंप्लीट होते हुए आपको नजर आ रहा है एंड आपके टॉपिक्स आप देख सकते हो, आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICR, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, ट्रेन, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, बोथ एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ईच एंड एवरी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन का प्रिपेयर हो रहा है। आप खुद ये बात सोचकर देखिए। और आपको मैं डेली नहीं बोल रही हूँ, आपको मैराथन देखना है। जरूर आपका 5 आवर्स अप्रोक्सीमेट जा रहा है जब आप मैराथन देख रहे हो, 5 मैराथन देख रहे हो, बट आपका उसका नेक्स्ट डे आपका फ्री डे रह रहा है। तो उस समय पे आप लोग जो बाकी चीज़ें उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब जैसे आप टेक्निकल पढ़ सकते हो, आप और भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, करेक्ट। जिसको आपको ज़्यादा समय देना है, आप जो आपका प्रैक्टिस डे उस दिन दीजिए। एट द सेम टाइम कुछ समय देके जो प्रीवियस डे आप लोगों ने मैराथन पढ़ी उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको मैथ्स नहीं आता है, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो ये आपका ज़रूर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसे आज ही परचेज करना है और आज से ही इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ओके, सो अब मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो कोर्स है आपको जो है कहाँ से परचेज करना है, किस तरह परचेज करना है और आपको ये कितने रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये 25 आवर्स का कोर्स है जो कि 5 मैराथन में प्रोवाइड किया जा रहा है। 10 डेज मैराथन क्रैश कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट डेज में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हमें नहीं समझ आता है पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह प्रिपेयर करें, आज कौन सा टॉपिक पढ़े, कल कौन सा टॉपिक पढ़े, कुछ भी नहीं समझ में आता है। उसी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये 10 डेज का क्रैश कोर्स लाया है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको ये कोर्स परचेस करना है। जो टाइम टेबल मैंने आपको बना के दिया है बस उसे फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिक एक जो आपको मैथ सॉल्व करने के लिए एक आइडिया जो है वो आ जाएगी, करेक्ट। सो ये 24 आवर्स का जो क्रैश कोर्स है इसे आज ही ज्वाइन करना है अगर प्रिपरेशन एक सही तरीके से करना है। तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में दिया जा रहा है। लास्ट 10 डेज का कोर्स सिर्फ 199 में, ठीक है, जिसका वैलिडिटी 1 ईयर के लिए। ऐसा नहीं कि 199 का कोर्स 10 डेज में दिया जा रहा है, वैलिडिटी 1 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखिए 199 आप सभी को पता होगा ये एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है। अगर आप इस कोर्स को अच्छी तरीके से देखोगे तो आप डेफिनेटली ये बात रियलाइज़ करोगे, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू डिफिकल्ट लेवल इसमें पढ़ाई गई है। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है। ओके, सो इस कोर्स को आप सिर्फ और सिर्फ 199 में ले सकते हो। आपको 60% ऑफ दिया जा रहा है। 499 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में दिया जा रहा है। ओके, सो लास्ट 10 डेज का ये जो कोर्स है आपको ये आज ही परचेस करना है। किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी कोचिफाई के एप्लीकेशन की। ओके, अगर आपको उस लिंक के थ्रू कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर कोचिफाई को सर्च कीजिए, आपको इजीली नज़र आ जाएगा इस टाइप का ये पेज। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है उस एप्लीकेशन को बेसिक डिटेल्स के साथ। पेड कोर्स के टैब में जाना है और वहाँ पे PGCEL डिप्लोमा ट्रेनी DT एप्टीट्यूड मैराथन कोर्स आपको इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को चूज़ करना है और वहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को ये कोर्स जो है परचेस करना है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में, करेक्ट, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट मैथ्स का कोर्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा मैथ्स तो कंप्लीट होता है। अब बात आती है इंग्लिश की। जिस तरह आप लोग मैथ्स को प्रिपेयर करोगे लास्ट 10 डेज में, उसी तरह आप इंग्लिश को भी लास्ट 10 डेज में प्रिपेयर कर सकते हो। किस तरह वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। सो अगेन आप लोगों को कौन से टॉपिक्स मिलने वाले, किस तरह मैंने इंग्लिश का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ये देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो ये 10 टॉपिक आप लोगों के सामने, कॉमन एरर्स, मिसस्पेल वर्ड्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज स्टेट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। अब ये देख के आपको डेफिनेटली ये बात माइंड में आई होगी कि इसी टाइप के इन्हीं टॉपिक्स को उठाकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। सो ये 10 टॉपिक जो है आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, और ये जो 10 टॉपिक आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ये आप लोगों को मैंने 7 सेशन में प्रोवाइड किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और विद
ई बुक्स आपको ये सेशन मैंने दिए हुए हैं। ओके, सो 7 ही क्लास इनकी है, तो जो बीच का 1 डे का आपको गैप दिया जा रहा है मैथमेटिक्स में, आप उस 1 डे के गैप में इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड 7 ही डेज आपको मैथ्स पढ़ना है, अगर इंग्लिश पढ़ना है। 7 डेज अगर आप निकालते हो, जो आपको बीच का गैप मिलना है मैथमेटिक्स में, या फिर आपको जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद या फिर जो भी टेक्निकल पढ़ने के बाद जो भी समय मिल रहा है, अगर थोड़ा टाइम है तो 40 मिनट्स का सेशन देखिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो 1 आवर का सेशन देखिए, थोड़ा और ज़्यादा टाइम है तो 2 आवर्स का सेशन देखिए, थोड़ा और ज़्यादा टाइम है तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का सेशन देखिए। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आपके पास क्योंकि अभी 10 दिन है, सही तरीके से प्लानिंग किया तो आपका ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर हो सकता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इंग्लिश को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम लोग टाइम पे सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो उस सब्जेक्ट की स्टडी होनी ही चाहिए। जो उसकी स्टडी कर कर जाता है वो एक कॉन्फिडेंटली उस पेपर को सॉल्व करके आता है, लेकिन जो एक सेक्शन की स्टडी करके नहीं जाता है, एक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करके जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता है और एग्जामिनेशन में उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तकलीफ भी होती है। सो वो तकलीफ अगर दूर करना है तो ये 7 क्लासेस को आपको देखना है। आपके पास 10 डेज है, आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए आपकी एग्जामिनेशन के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल किस तरह पढ़ाई करना है, ठीक है। मैथ्स का खैर टाइम टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और मैं इंग्लिश के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो मिड आपको एक प्रैक्टिस दे दिया जा रहा है उसमें आप थोड़ा समय इंग्लिश के लिए निकाल ही सकते हो, ठीक है। सो इन बिटवीन आप उसकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेशंस है इस कोर्स के माध्यम से डेफिनेटली देख सकते हो। आपके पास अभी 10 डेज बोले तो काफी समय होता है, अगर हम लोगों ने उसे अच्छी तरह यूटिलाइज किया तो। सिर्फ आपको इंग्लिश पूरा प्रिपेयर करना है तो 13 आवर्स 20 मिनट्स देना है। 13 आवर्स 20 मिनट्स बहुत ही कम होता है। 10 डेज में से हम 13 आवर्स तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आप ही कुछ सोचिए कि अगर आप 13 आवर्स देते हो तो आप एक इंग्लिश का प्रिपरेशन कंप्लीट करते हो। ओके, सो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, 13 आवर्स में प्रोवाइड किया है। लेकिन आप जब इस कोर्स को देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, अगेन ऐसा फील होगा कि येस जेन्युइनली हमने पीजीसीएल के इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन किया है। ओके, सो ये था इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए, मैंने दोनों के लिए कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है। रही बात रीजनिंग के, रीजनिंग बहुत सिंपल पूछा जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता है, थोड़ा माइंड जो है उसमें लगाना होता है, दैट्स इट। एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स होती है, मैथ्स में एक दिमाग लगाना होता है। और उसी की तरह इंग्लिश में भी एक सोच समझ के आंसर मार्क करना होता है। जो गेस वर्क करके आता है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में मार्क कभी नहीं मिलते। सोच समझ के करेक्ट अगर आप आंसर मार्क करोगे, करेक्ट रूल्स अगर आप लोगों को पता है, तभी आपका आंसर जो है इंग्लिश में भी करेक्ट आएगा, ठीक है। सो इसीलिए इन दोनों का मैंने आप लोगों को जो है कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये दोनों कोर्स को आज ही परचेस कीजिए। आपके पास समय काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप आज परचेस करते हो और आज से ही स्टडी प्लान करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका विद इन 10 डेज आपका ये 2 सेक्शन का स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ साथ आप सभी को पता होगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये बात पता होगा कि रिसेंटली जो है पीजीसीएल के लिए मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मैथ्स और इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, लेकिन रीजनिंग का मैंने कोर्स आपको नहीं प्रोवाइड किया। तो रीजनिंग का स्टडी आप थ्रू मॉक टेस्ट जो है वो कर सकते हो। कैसे? आप लोगों को पीजीसीएल का मॉक टेस्ट जो है वो परचेस कर लेना है, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें 170 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन इसमें जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिकल के होंगे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक एडिशनल बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो मेन यहाँ पे फोकस है वो हमारा है नॉन टेक्निकल मॉक के ऊपर। सो आपको ये नॉन टेक्निकल मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, जो कि 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं एक मॉक के अंदर, मतलब कि जैसा आपका पैटर्न होता है एज इट इज वैसा। ओके, सो एक मॉक में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग भी होगा, जिसमें आपका मैथ्स भी होगा, जिसमें आपका इंग्लिश भी होगा, ठीक है। ऐसी आप लोगों को 5 टोटल मॉक्स दी जा रही है, मतलब कि 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है थ्रू दिस मॉक। ओके, और ये मॉक टेस्ट आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में। अगर आप लास्ट 10 डेज में अगेन प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको प्रैक्टिस करना है इन बिटवीन डेज में, तो आपके पास अगर कोई नहीं समझ आता है कभी कभार में कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, हम किस तरह प्रैक्टिस करें, तो आप इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी एट दी सेम टाइम कर सकते हो। ओके, सो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड कर दिया है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग के लिए आपको किस तरह प्रैक्टिस करना है, तो मैंने आपको मॉक प्रोवाइड करवा दिया है। और इन सब की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास मॉक है, मतलब आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना है तो मैंने सारा का सारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक के प्रोवाइड की है या फिर अभी तक के जो भी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसका बेनिफिट आज से ही लीजिए और अपना प्रिपरेशन लास्ट 10 डेज अपनी एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेट कर दीजिए। इफ़ यू वांट
योर सिलेक्शन। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज लोग पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला है। सो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखिएगा, टाइम ज़रूर जाएगा लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। 3 पार्टनर A, B and C started a business. A invested 1/3 of the total capital, B invested 60% of the remaining capital and C invested the rest. इस क्वेश्चन को जब मैंने जितना पढ़ा उससे मुझे ये पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 जो A, B, C है, इन 3 पार्टनर्स ने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है। A ने टोटल कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया है, उसका जो बचा हुआ है उसका 60% जो है वो बी ने इन्वेस्ट किया है और जो ए और बी के बाद जो बचता है रिमेनिंग वो सी ने इन्वेस्ट किया है। अब इनिशियली टोटल इन्वेस्टमेंट को हम जो कंसिडर करते हैं ऑलवेज हम 100 कंसिडर करते हैं। अगर मैं 100 कंसिडर करती हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट के टोटल कैपिटल, तो अगर अकॉर्डिंग टू टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा 100 है उसके हिसाब से अगर मैं ए का इन्वेस्टमेंट निकालती हूँ 100 का 1/3 तो वो होगा 33.33। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा। तो हम लोग उस समय पे 100 टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल कैपिटल है वो 100 कंसिडर ना करते हुए हम इस तरीके का कंसिडर करेंगे जिससे हमारा जो है वो हमको पूरा एक सम जो मिले वो एक एक्चुअल कंप्लीट मिले, ना कि डेसिमल में मिले। तो 1/3 जिस हिसाब से ए का कैपिटल है तो क्यों ना हम लोग टोटल कैपिटल 120 कंसिडर करते हैं। ओके, सो हमने क्या कंसिडर किया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था, टोटल कैपिटल जो था वो 120 कंसिडर किया हमने। ओके, अगर मैंने 120 सपोज टोटल कैपिटल जो है वो कंसिडर किया तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 1/3, तो 120 का 1/3 कितना हो जाएगा, 120 का 1/3 हो जाएगा 40 बराबर। और बी का क्या रहेगा, फिर जो ए ने इन्वेस्ट किया उसका रिमेनिंग, मतलब कि 120 माइनस 40 ए ने इन्वेस्ट किया, उसका जो रिमेनिंग बचता है, मतलब कि 120 में से जो 40 निकल जाता है वो जो 80 बचता है उसका 60%। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 10% होता है 8, तो 60% कितना हो जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 48। तो 48 किसने इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है। अब रिमेनिंग जो है वो सी ने इन्वेस्ट किया, तो ए का कितना हुआ 40 हुआ, बी का कितना हुआ 48, टोटल कितना हो गया 88। 120 माइनस अगर हम लोग 88 करते हैं तो हमारा आंसर होगा 32। तो 32 जो इन्वेस्ट किया है वो सी ने किया है। ठीक है, सो हमारा रेशियो बन गया है, हमारा रेशियो बना है A:B:C का रेशियो बना 40:48:32। अगर मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 10:12:8 और भी रिड्यूस करती हूँ तो होगा 5:6:4। ओके, सो हमारा जो फाइनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया है दैट इज 5:6:4। देखिए गाइज, मैं 100 अगर कंसिडर करती टोटल कैपिटल तो भी चलता था, लेकिन 1/3 का 33.33 होता था। फिर वो 100 में से अगर मैं 33.33 माइनस करती थी तो अगेन जो मेरे सारे जो आगे आंसर्स आते थे वो सारे डेसिमल्स में आते थे और कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता था। हमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं करना होता है मैथ्स में, सिंप्लीफाई करना होता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे अमाउंट को अगर हम लोग कंसिडर ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग ऐसी अमाउंट कंसिडर करें जिससे हमारे कैलकुलेशन ईजी हो। तो हमने 120 कंसिडर किया, समझ आया, इससे हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आया दैट इज 5:6:4। गॉट इट। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज ₹18 लाख। अब टोटल प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, 18 लाख निकल कर आया है। तो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ए एंड सी। सो हमें यहाँ पर बताना है कि जो ए और सी का प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है उसका डिफरेंस क्या है। अब इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका बताऊंगी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ये 5, ये 6 और ये 4 है, तो ये ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5 हुआ, बी का कितना हुआ 6 हुआ, सी का कितना हुआ 4 हुआ, मतलब कि ये क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, करेक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 - 4 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 6 + 5 11 + 4 15 इनटू 18 लाख। क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको ये समझ आया तो इसका अगर इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिए, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ए का निकाला फिर सी का निकाला
और दोनों का निकालने के बाद माइनस किया, बट वो उससे कैलकुलेशन और ज्यादा आपको करने पड़ेंगे। इससे बेटर ऑप्शन है 5 माइनस 4 किया तो 1 आया डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 18 लाख। अगर मैं 18 लाख को मैं 15 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1,20,000 जो है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दैट इज ऑप्शन सी में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पे टोटल कैपिटल हमें गिवन नहीं थी, हमें बस टोटल कैपिटल को एक सही तरीके से कंसिडर करना था, जो कि हमने कंसिडर किया 120। अकॉर्डिंग टू 120 ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट एंड सी का इन्वेस्टमेंट हमने निकाला एंड देन उसका रेशियो हमने प्रॉपर्ली निकाल लिया। फिर हमें प्रॉफिट जो था तीनों का मिलाकर दिया हुआ था, हमें पूछा था ए और सी के प्रॉफिट शेयरिंग में कितना डिफरेंस रहेगा, तो ए और सी के प्रॉफिट शेयरिंग में 1,20,000 का डिफरेंस रहेगा। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो किस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताई है। आप ए का अलग से निकालिए, आप सी का अलग से निकालिए, दोनों का माइनस कीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। एज पर योर चॉइस, जैसा आपका कन्वीनियंस है आप कर सकते हो, लेकिन जो भी कम टाइम में होगा वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ एक्स वाई जेड आर द रेंज, मोड एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि रेंज जो है वो एक्स है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, मोड जो है वो y हो जाएगा एंड मीडियन जो है वो आपका हो जाएगा z। ये आपको समझ लेना है। ओके, ऑफ द डेटा 12, 9, 10, 13, 15, 16, 12, 24, 25, 21 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y माइनस z। ओके, सो मुझे बताइए इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, जब आप लोग x, y और z का वैल्यू निकालोगे तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका इस इक्वेशन का भी आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको रेंज क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टेबल जो है वो बता हुआ है, आप उसके माध्यम से देख सकते हो और आपको मैं समझाती हूँ कि आपको जब भी मीन, मीडियन, मोड, रेंज पूछा जाएगा तो आपको उसको किस तरह सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट मतलब कि व्हाट, लोएस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो डेटा है वो है 12, 9, 10, 13, 15, 16, 12, 24, 25 एंड 21। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है, तो इसमें हमारा हाईएस्ट नंबर है 25, करेक्ट। और लोएस्ट की अगर मैं बात करूंगी तो लोएस्ट नंबर है हमारे पास 9। ओके, सो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16। तो हमारा जो रेंज निकल कर आया, जिसका मतलब होता है x, वो आया 16। ओके, सो हम लोग यहाँ पे x के बाजू में लिख देंगे 16। समझ आया। जब भी रेंज एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, रेंज मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। ओके, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, अभी रेंज आप लोगों को समझ आ गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोड। अभी मोड क्या होता है, मोड जो होता है वो होता है मोस्ट कॉमन नंबर। मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन नंबर। सो अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस नंबर लाइन में, तो इसमें 12 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि 2 टाइम्स आया है। इसके अलावा हर एक नंबर इंडिविजुअली एक ही बार आया हुआ है, लेकिन 12 ही ऐसा नंबर है जो कि मोस्ट कॉमन नंबर है, जो कि रिपीटेटिव टाइम्स आया हुआ है। दैट मीन्स मोड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। इतना समझ आया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए जिनको इनकी डेफिनेशंस पता है कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीन, वो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये चारों डेफिनेशन बताऊंगी, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 3 पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको मीन क्या होता है वो भी बता दूंगी, क्योंकि ये चारों बहुत सिंपल होते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर देखने मिले तो आप डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट कर सको। करेक्ट। सो मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन नंबर। ओके, देन हमारा लास्ट देखते हैं मीडियन। हमारा z निकल जाता है तो हमारा इक्वेशन जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। अब
जब भी आपको मीडियन सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, अरेंज द ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन पिक द मिडल वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले हम लोग हमारे पास जो नंबर्स है उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी तो सबसे पहले आएगा 9, देन आएगा 10, देन 10 के बाद जो आएगा वो 12 आएगा। ओके, 2 टाइम्स 12 है तो हम लोग 2 बार 12 लिखेंगे, ना कि एक बार, ठीक है। सो 12, 13, 15, 16, 21, 24, 25, ये आ गया हमारा एक करेक्ट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। जब भी मीडियन अटेम्प्ट करोगे तब की बात कह रही हूँ, ओनली तब की बात, ठीक है। इसको अगर आप नॉर्मल वे से जाओगे तो आप मीडियन रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि मीडियन क्या होता है, जो सबसे बीच का नंबर होता है वो होता है मीडियन। क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स है, अगर मैं इसका मिडिल की बात करूं तो मिडिल में आते हैं 13 एंड 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने, 10 है। अब 10 का अगर मैं बीच का नंबर बोलूं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर 9 नंबर की सीरीज होती कि इधर 4 होते हैं और बीच में एक नंबर होता है, तो वो हम डायरेक्टली ले लेंगे एज अ मीडियन, ठीक है। इधर 4 नंबर है, सपोज इधर 4 नंबर है और बीच का जो नंबर रहेगा वो 9th वाला, मतलब बीच का जो नंबर रहेगा वो इजीली निकल कर आ सकता है अगर उस नंबर लाइन में 9 नंबर्स है तो। बट अगर इवन नंबर्स की लाइन है तो बीच में ऑलवेज 2 नंबर्स निकल कर आते हैं। जब भी नंबर लाइन में इवन नंबर्स रहेंगे, मतलब कि जो काउंट आएगा वो इवन नंबर का काउंट रहेगा, तो मीडियन में 2 नंबर्स आते हैं। तो जब भी 2 नंबर बीच के नंबर हो जाते हैं तो क्या करना है आपको, उन 2 नंबर का एडिशन करना है, 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। 13 + 15 कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 2, आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो आपका मीडियन जो आएगा, Z जो बन जाएगा वो 14 रहेगा। समझ आया, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई। देखिए, मीडियन जब भी निकालना है, सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा कि जो भी नंबर्स आपके पास है उसको आपको असेंडिंग नंबर में अरेंज करना है। आफ्टर अरेंजमेंट आप लोगों को काउंट करना है कि कितने नंबर्स है। अगर ऑड नंबर है तो टेंशन नहीं लेना है, बीच का नंबर इजीली निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपका काउंट इवन नंबर में आता है तो 2 नंबर जो है वो बीच के नंबर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आया था 4 देखो छूट गए, तो बीच में 2 नंबर बचे हुए। मैं एग्जैक्टली मिडल नंबर नहीं निकाल सकती हूँ, तो 13 और 15 ये मिडल में आते हैं, तो इन दोनों का मैं एडिशन करूंगी और डिवाइड बाय 2 करूंगी, ठीक है। सो मेरा जो मीडियन निकल कर आया वो 14 निकल कर आया। समझ आया? देखिए, बहुत ही सिंपल था। रेंज मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेंज। मोड मतलब होता है मोस्ट कॉमन नंबर। देन मीडियन को मैंने बताया था अरेंज इन अ असेंडिंग ऑर्डर, देन पिक द मिडिल वैल्यू, ठीक है। मिडिल वैल्यू ऑड में इजीली निकल जाएगा। इवन काउंट में आपको बीच के 2 नंबर्स का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करना रहेगा, वो जो निकलेगा वो आपका मीडियन रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे x, y और z की वैल्यू निकल चुकी है, तो क्या हम इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? यस। तो हम लोग हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x + 2y - z। x का वैल्यू जो है वो 16 है, y का वैल्यू जो है वो 12 है और z का वैल्यू 14 है। आंसर हो जाएगा 16 + 24 - 14। तो आंसर फाइनल हो जाएगा हमारा 16 + 10 = 26। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा व्हाट इज रेंज, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन। एक कॉन्सेप्ट एक और आपको यहाँ पे बता दूंगी, दैट इज मीन मतलब क्या होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में सपोज आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर एग्जामिनेशन मीन कैलकुलेट करने आए तो आप लोग मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मीन इज नथिंग बट एवरेज। ध्यान में रखना है, मीन को ही आप लोग एवरेज कह सकते हो, ठीक है। अब आपको एवरेज तो निकालना आता होगा। एवरेज इज व्हाट? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी नंबर्स है उसका सबका एडिशन करना है अपॉन उनका काउंट करना है। नंबर्स का काउंट कितना है, नंबर ऑफ काउंट आपको उससे डिवाइड करना रहेगा। ओके, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि सारे नंबर्स की आपको एडिशन करनी रहेगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने टोटल काउंट है वो आपको उससे
डिवाइड करना रहेगा, करेक्ट। सो ये होता है मीन, मीन मतलब ही एवरेज होता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, एवरेज निकालना सभी को आता है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने आज जो भी कॉन्सेप्ट, जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उन लोगों को अगर ये बात पता चली है, रेंज, मोड, मीडियन एंड मीन, तो आगे आने वाली एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये डुएबल होते हैं एंड इनसे जो मार्क्स मिलते हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, डिटेल में करना था, इसलिए मैंने काफ़ी वक्त लिया, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लास्ट एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ इन वन वर्ड, मीन इक्वल टू एवरेज, मोड इक्वल टू मोस्ट कॉमन, मीडियन इज इक्वल टू मिडल नंबर एंड रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, okay, got it? Next one, x, y and z invest capital in the ratio 18:20:25. After 6th month, x increases his capital by 33, 1/3 and y decreases his capital by 50% and no change in the capital of z. What is the share of y in the profit of rupees 15.25 lakh at the end of the year? Again ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ओके। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आफ्टर 6th मंथ जो कैपिटल था उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो उस चेंजेस को हम लोग चेंज करेंगे एंड देन हम लोगों को जो फाइनल निकालना है वो y का शेयर निकालना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलेंगे, कितना है हमारा 18:20:25, करेक्ट। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेशियो है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ है, चेंज हुआ है, एक्स ने अपना कैपिटल 13.13% से जो है वो बढ़ा दिया है। 13 1/3 इज नथिंग बट 1/3, ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। सो अगर आफ्टर 6 मंथ जो चेंज हुआ, मतलब कि 6 महीने के लिए जो कैपिटल था वो 18 ही था, बट आफ्टर 6 मंथ अगर इन्वेस्टमेंट 1/3 से बढ़ा, मतलब कि 18 का अगर मैं 1/3 करती हूँ तो कितना आता है 6, अगर कैपिटल 6 से बढ़ गया तो 18 + 6 कितना हो जाएगा 24, मतलब कि बचे हुए 6 महीने के लिए जो कैपिटल रहेगा वो 24 रहेगा, करेक्ट। इतना समझ आया। पहले 6 महीने कैपिटल था 18, बट आफ्टर 6 मंथ 1/3 से बढ़ा है, 33.33% से बढ़ा, इसी का मतलब 1/3 से बढ़ा है, तो 18 का 1/3 होता है 6, 18 + 6 मतलब 24 अगले 6 महीनों के लिए, तो 24 × 6 करेंगे, गॉट इट। इतना। नेक्स्ट देखते हैं, अब y ने क्या किया है, अपना कैपिटल इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज किया है। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अदरवाइज इसी पॉइंट पे कोई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर बैठते हैं, क्योंकि वो पहले इंक्रीज पढ़ते हैं, तो वही होता है ना, एक फीवर होता है हमें, एग्जाम फीवर, उस चक्कर में हम लोग सिली मिस्टेक्स करके आते हैं और सिली मिस्टेक से हमारा आंसर गलत हो जाता है, और एग्जामिनेशन में कोइंसिडेंटली हमारी मिस्टेक का हमें ऑप्शन में जो है आंसर भी अवेलेबल होता है, करेक्ट। सो y ने हमारा अपना कैपिटल जो है वो डिक्रीज किया है, ये बात ध्यान से रखना है। तो कितने % से डिक्रीज किया है, 50% से किया है। ये आफ्टर 6 मंथ की बात चल रही है, तो 20 × 6 मंथ एज इट इज था, बट आफ्टर 6 मंथ कैपिटल डिक्रीज हुआ, तो हम लोग करेंगे 50% से डिक्रीज हुआ है, तो 20 का 50% हो जाएगा 10 × 6, गॉट इट। इतना समझ आया, सिंपल। 20 का 10 हो जाएगा × 6, मतलब पहले 6 महीने 20 था, दूसरे 6 महीने 50% से कम हुआ, तो 10 × 6 हो जाएगा। इतना समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ जेड, जेड ने अपना कैपिटल कोई चेंज नहीं किया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 25 × 12, ठीक है, मतलब पूरे 12 महीने एज इट इज सेम जो था वो कैपिटल था, ओके, समझ आया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल रेशियो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो हमारा रेशियो 18 × 6 + 24 × 6 अगर हम लोग करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा 252। ये सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को कर लेने हैं, ओके। 20 × 6 और 10 × 6 अगर मैं करती हूँ तो आंसर हो जाएगा मेरा 180। 20 × 6 120, 10 × 6 60, 120 + 60 is 180, ओके। एंड 25 × 12 अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा 300। 25 10s are 250 एंड 25 2s are 50, 250 + 50 is 300। समझ आया। कैलकुलेशन आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से आप लोगों को ईजी जाता है उस तरीके से, ओके। सो हमारा रेशियो निकल कर आया 250 = 180 = 30। अगर मैं इसको फिर से फर्दर डिवाइड करती हूँ 15 से, सॉरी 15 से तो नहीं होगा क्योंकि 252 है, मुझे इसे 12 से डिवाइड करना रहेगा, ओके। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करती हूँ तो 252 का आंसर 252 का हो जाएगा 21, 180 का हो जाएगा 15 एंड 300 का हो जाएगा 25। आई होप आप सभी को समझ आएगा। हम लोगों ने इसे फर्दर 12 से डिवाइड किया और इसका रिड्यूस फॉर्म जो है वो निकाल लिया, 21 = 15 = 25,
ओके अब हमारे पास जो फाइनल मतलब कि आफ्टर जो चेंज हुआ जो फाइनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो है वो निकल कर आ गया, दैट इज 21:15:25। अब लास्ट में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन द प्रॉफिट। वाई का शेयर पूछा हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो क्या हो जाएगा 15/21 + 15 + 25 कितना होता है। इन तीनों का अगर मैं एडिशन करती हूँ तो इन तीनों का एडिशन आएगा 61 डिवाइडेड बाय 61 इनटू 15.25। समझ आया, 15.25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 61 ऐसा मैंने कर दिया। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, अगर मैं 61 से डिवाइड करती हूँ 15.25 तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 25,000। ठीक है, वो कितना आएगा 25,000। 61 2s आ जाएगा, देन 61 5s आ जाएगा, तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 25,000। कैसे 15.25 लिखा है लेकिन ये 15.25 लाख से गाइस, तो आपको एक समझना है, तो 25,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड मैं 15 × 25 अगर करती हूँ तो आंसर हो जाएगा 375 और फिर उसे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हमारा 3,75,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें एक इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का रेशियो दिया हुआ था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ एक्स और वाई में कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज हुआ था, उससे हमें एक फाइनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना था। रेशियो निकालने के बाद हमें वाई का शेयर देखना था, टोटल प्रॉफिट में से कितना है। टोटल प्रॉफिट तो था वो था 15,25,000। सो हमने y का शेयर निकाला 15/61 इंटू 15,25,000, तो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, तो फाइनल आंसर आया 3,75,000 जो था वो y का शेयर जो था वो टोटल प्रॉफिट में से था। ओके सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, बाकी उससे ज़्यादा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। ओके अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के देखे, आप सभी को ये बात तो समझ आई होगी कि एज सच डिफिकल्ट नहीं होता है पार्टनरशिप। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो हमें नजर आ रहा है दैट इज फ्रॉम डीआई। क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। जब भी डीआई आपके सामने आता है, मैंने आपको स्पेशली जो मैंने कोर्स प्रोवाइड किया उसमें भी आप लोगों को जब डीआई पढ़ाया तब आपको एक ही चीज़ कही है कि जब भी डीआई आपके सामने आता है क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है, अदरवाइज हमसे मिस्टेक होती है। क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो आप लोग डीआई को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके सो डीआई को रीड करते वक्त अच्छी तरीके से रीड करना है, अच्छी तरीके से एक एक वैल्यू को देख के उसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली करेक्ट आए। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूट ABE एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द इंस्टीट्यूट D इज X, द वैल्यू ऑफ X लाइज बिटवीन। देखिए यहाँ पे एक हमें टेबल चार्ट दिया हुआ है, एक हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और दोनों के मदद से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, सो अब आप लोगों को ये जो पाई चार्ट दिया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के अंदर में जो स्टूडेंट का परसेंटेज है वो बता रहा है। और टेबल में ये चीज़ बताएगी कि टोटल ये जो 5 इंस्टीट्यूट है इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3600 है। तो क्या 3600 अगर टोटल स्टूडेंट है तो मैं ABCDE में कितने स्टूडेंट से ये निकाल सकती हूँ। यस, मुझे 3600 का 18% निकालना रहेगा, 36% का 24% निकालना रहेगा, तो मेरे टोटल स्टूडेंट्स जो है वो निकल जाएंगे इन ईच इंस्टीट्यूट। करेक्ट, बट उसमें भी हमें एक और बात की गई है दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसमें भी हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर A इंस्टीट्यूट में गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं, B में गर्ल्स कितनी है एंड बॉयज कितने हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का डीआई आता है सबसे पहला आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि आप देखिए कि क्वेश्चन आपको एक पूछा गया या फिर 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगर आपको 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए तो मैं आपको कहूँगी कि ये डीआई को सिंप्लीफाई कर लो सबसे पहले। ठीक है, एंड देन फिर आप, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक डीआई के ऊपर 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते तो अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते पहले ही क्वेश्चन में अगर 2 से 3 मिनट दे देते तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया तो आप उतना ही अटेम्प्ट करोगे जितना आपको क्वेश्चन में पूछा गया है।
ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जब आपको इंडिविजुअल एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उतना ही अटेम्प्ट करोगे जितना आपको एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन आपको 4 to 5 क्वेश्चन है तो आप लोग पूरा DI को सिंप्लीफाई कर लो और फिर आगे आने वाले 4 क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग मार्क कर सकते हो। ओके, सो क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है सबसे पहले कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ABE, तो हमें A इंस्टीट्यूट की, B इंस्टीट्यूट की और E इंस्टीट्यूट की गर्ल्स को निकालना है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि इस DI से प्रीवियस एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग इसे जितना पूछा गया उतना ही अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो हमें जो गर्ल्स निकालनी है वो A, B और E की निकालनी है। ओके, और उसका एवरेज निकालना है और उसका डिफरेंस किसके साथ करना है, नंबर ऑफ बॉयज इन D के जो बॉयज है वो निकालना है। सो ABE का एवरेज निकालोगे, उसका माइनस करोगे D के बॉयज के साथ। ठीक है, सो जो आंसर रहेगा वो X रहेगा एंड वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, समझ आया। और ये जो X पूछा गया उसमें भी उन्होंने एक जो कहा जाता है ना, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत सिंपल है। द वैल्यू ऑफ X इज लाइज बिटवीन, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका X आएगा वो आपका आंसर तो रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो कौन से दो नंबर के बीच का नंबर रहेगा। तो हमें जब आंसर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 50 और 60 के बीच की वैल्यू आई तो A आंसर रहेगा, 70 और 80 के बीच की वैल्यू आई तो B आंसर रहेगा, 60 और 70 के बीच की वैल्यू आई तो C आंसर रहेगा, और 80 और 90 के बीच की वैल्यू आई तो आंसर D रहेगा। ये एक न्यू पैटर्न था इनका पूछने का, डिफिकल्ट नहीं था, एक न्यू पैटर्न था कि वैल्यू आने के बाद कौन से दो नंबर के बीच की वैल्यू है वो ये बताना है। दैट्स इट। ओके, सो बहुत सिंपल है। A, B और E का मुझे गर्ल्स निकालना है। देखिए गाइज, मैं पूरे कैलकुलेशंस आपको नहीं करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि A का निकाल के बताऊंगी, B और E के मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कैलकुलेशंस मैं बताऊंगी सेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हमें और भी क्वेश्चंस को देखना है। सो स्टार्ट करते हैं क्विकली। सबसे पहले क्या निकाला है हमने, A, B और E की गर्ल्स को, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम A। 3600 इनटू A में कितने टोटल स्टूडेंट्स है 18%, तो क्या करना पड़ेगा 3600 का 18% इनटू, अब मुझे इसकी गर्ल्स निकालने A की, तो क्या हो जाएगा 5/12। ये समझा मैंने किस तरह बनाया ये इक्वेशन। टोटल 3600 स्टूडेंट्स है, उसमें से A के स्टूडेंट कितने हैं 18% है। ठीक है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें के भी मुझे गर्ल्स ही चाहिए, तो मैं उसी को 5/12 करूंगी। 7 + 5 टोटल 12 होता है, तो 12 में से 5 जो है वो गर्ल्स है। समझ आया? इस तरीके से मेरी A की क्या निकल कर आ जाएगी, गर्ल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह मैं एक और करके दिखाती हूँ B का। टोटल कितने हैं 3600 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 24% है, और उसी में मुझे सिर्फ गर्ल्स निकालना है, तो कितनी हो जाएगी 5/9, क्योंकि 9 में से जो 5 है वो क्या है, गर्ल्स है। उसी तरह E की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 3600 इनटू E की बात की जाए तो कितना परसेंटेज है टोटल स्टूडेंट, 16% है टोटल स्टूडेंट, लेकिन उसमें से सिर्फ गर्ल्स चाहिए तो 7 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हुए 12, 7 + 5 12। तो इसको इक्वेट करके हमें आंसर निकालना रहेगा। अब इसे तो इक्वेट आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं आंसर डायरेक्टली आपको बताती हूँ। A का आंसर आएगा 270, B का आंसर आएगा 480 एंड E का आंसर आएगा 336। समझ आया? ठीक है, देखिए एक इक्वेट करके भी बताती हूँ किस तरह करना है। 0 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 3 जा 36। ओके, 18 5 जा क्या होता है 90, 90 इंटू 3 कितना होता है 270। गॉट इट? इसी तरीके से करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। करेक्ट? नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने कैलकुलेशंस नहीं करके बताए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। समझने के बाद अगर आपकी इक्वेशन बन जाता है तो उसे इक्वेट करना आप सभी को आता है। करेक्ट? सो हमारा A, B और E का अगर मैं बात करूँ टोटल, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो 270 + 480 + 336, इन तीनों का हम लोग एडिशन करेंगे। अगर मैं ये तीनों का एडिशन करती हूँ तो मेरा एडिशन आएगा 1086। कितना आया 1086। ओके, एडिशन करना भी सिंपल है। अब इस 1086 को मुझे किससे डिवाइड करना रहेगा 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 3, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 362। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, तो 362 मेरा जो आया वो आ गया एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूट A, B एंड E। ओके,
अभी 362 का मुझे डिफरेंस निकालना है और उसमें मुझे निकालना है नंबर ऑफ बॉयज इन इंस्टीट्यूट डी। तो सिंपल है डी के बॉयज निकालना। देखिए सबसे पहले हम इतना पोर्शन रब कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। सो अभी हम लोग क्या निकालना है, हमें डी के बॉयज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट कितने थे, 3600। उसमें से डी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 22% दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें से भी हमें डी के बॉयज ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5/9। समझ आया। अब बॉयज निकालना है, इसलिए मैंने बॉयज को न्यूमरेटर में लिया और टोटल जो 9 थे वो डिनोमिनेटर में रखा। समझ आया। अब इसे मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे बॉयज निकल कर आ जाएंगे। इसे इक्वेट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 440। कितना रहेगा, 440। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 हुआ, 22 5 जा 110 होता है, इनटू अगर मैं 4 करूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 440। गॉट इट। सो यहाँ पे आ जाएगा 440, ठीक है। अब मुझे बताइए इन दोनों का मुझे डिफरेंस चाहिए, 440 माइनस 362। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ मैं, माइनस करती हूँ तो आंसर आ जाएगा 78। 440 माइनस 362 आंसर आ जाएगा 78। तो ये क्या रहेगा मेरा x का वैल्यू, ये क्या रहेगा मेरा x का वैल्यू। अब x इज व्हाट, x के बारे में हमें ये बोला गया था कि ये कौन से नंबर के बीच में लाई करता है, मतलब कि कौन से नंबर के बीच में ये आता है। 78 की अगर मैं बात करूं तो वो आता है बिटवीन 70 एंड 80, करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को ये जो सिंपल सा डीआई पूछा था वो समझ आया होगा। देखिए डीआई क्या होता है, कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर इनको आपने समझ के सॉल्व किया तो ये आपको पूरा 1 मार्क देता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसे स्किप नहीं करना है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे समझना होता है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना होता है एंड आंसर निकालना होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, सो डीआई का सेशंस मैंने ऑलरेडी आपको हर एक टाइप का डीआई अगर आपके सामने आता है, आपको किस तरह डील करना है, किस तरह उसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। उसको आप अच्छी तरीके से देखोगे, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डीआई के ऊपर मार्क्स गेन करना बहुत ईजी जाएगा। ओके, सो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। So next question है हमारा, the speed of the stream is 4 km/h. The time taken by boat to cover a certain distance upstream is equal to 2.5 of the time taken by to cover the same distance downstream. What is the speed in km/h of the boat in still water? Okay, so जब भी एक स्ट्रीम की स्पीड की बात की जाती है तो वो हम कंसिडर करते हैं y से, और जब भी स्टील वाटर की स्पीड की बात की जाती है तो वो हम कंसिडर करते हैं x से। ओके, जब भी डाउनस्ट्रीम को कंसिडर करना होता है वो करते हैं हम लोग u से, और जब भी अपस्ट्रीम को कंसिडर करना होता है हम लोग करते हैं v से। ओके, ये मेरे इनिशियल्स है, स्टील वाटर, स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम्स के। यही फॉर्मूले मैंने अपने कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया होगा और अगर आपने इस डाउनस्ट्रीम और जो बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें मैं क्या बोल रही हूँ वो समझ भी आ रही होगी। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, वाई होता है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 4 km/h। ओके, ये समझ आया। अब आपको एक बात बताती हूँ, x यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वही हमें निकालना है। स्पीड ऑफ बोट इन द स्टील वाटर, ये हमें यहाँ पे निकालना है। और u क्या होता है, u होता है x प्लस y, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, और v होता है x माइनस y। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें यहाँ पे एक बात दी गई थी कि हमें स्ट्रीम का जो स्पीड है वो दिया हुआ है, मतलब y हमें km/h में दिया हुआ है, मतलब हमें स्पीड जो है वो स्ट्रीम की वो मेंशन की गई है। हमें उसके बाद एक चीज़ दी हुई है, दैट इज अ टाइम। अब टाइम किसका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है अपस्ट्रीम ट्रैवल करने को बोट को जो टाइम लगता है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस से। ठीक है, मतलब कि डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करने को जितना समय लगता है उससे अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, सो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, बोट्स एंड स्ट्रीम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ये 3 चीज़ें देखने मिलती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ये वाला लाइन, the time taken by boat to cover a certain distance in is equal to 2.5 of the time taken to cover the same distance in downstream sorry। so इसका जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा d अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो किसकी रहेगी, डाउनस्ट्रीम की रहेगी, दैट इज x प्लस वाई। और ये जो है ये कितनी है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम का जो ये स्पीड रहेगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर।
ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब कि डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है दैट इज 2.5 टाइम्स मोर देन दी अपस्ट्रीम का टाइम, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन इससे बनकर आया है। अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, सो इस इक्वेशन से हमारा डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर आया है, 2.5 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे y का वैल्यू गिवन है और हमारे पास x का वैल्यू गिवन नहीं है और वही हमें निकालना है। तो हो जाएगा 2.5x माइनस वाई इज 4, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, करेक्ट। अब हम इसे इक्वेट करेंगे तो 2.5x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, अब x के टर्म्स को एक बार एक साइड लेकर आ जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेकर जाएंगे। ओके, सो 2.5x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10। ओके, सो 2.5x माइनस x कितना हो जाएगा, 1.5x। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है तो 2.5 में से 1 गया तो कितना बचा, 1.5 इक्वल्स टू 14। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 1.5। और इस डेसिमल को अगर मैं हटाती हूँ तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 140 बाय 15। इतना समझ आया। अब मैं 15 से अगर 140 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा या फिर डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकता है। क्योंकि हमें ऑप्शन में डेसिमल पॉइंट गिवन है तो मैं इसे डेसिमल पॉइंट में आंसर लिखाऊंगी। तो 15 9 होता है 135, उसके बाद 5 बचेगा 50, 15 3 45, फिर से 5 बचेगा 50, तो 9.333 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन डी में अवेलेबल है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.33। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसमें सिर्फ एक इक्वेशन को पता करना था, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाता है तो देन फिर कैलकुलेशन था, दैट्स इट। यहाँ पे y मेंशन था, मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो थी वो मेंशन थी, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें बोट जो स्टील वाटर का जो स्पीड है वो हमें निकालना था, मतलब कि हमें x फाइंड आउट करना था। और इन बिटवीन हमें सिर्फ टाइम मेंशन था, और वो टाइम किसका मेंशन था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो टाइम है उनके बीच का बोट का जो टाइम ट्रैवल करने का टाइमिंग है वो गिवन था। मतलब कि ऐसा बोला गया था कि जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा लेता है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करने को बोट, करेक्ट। सो हमने उसी से इक्वेशन बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन क्योंकि डाउनस्ट्रीम का स्पीड 2.5 ज़्यादा है तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। समझ आया, डाउनस्ट्रीम अपॉन x प्लस वाई किया, क्योंकि वो जो x प्लस वाई क्या होता है, ये स्पीड होता है, किसका होता है, डाउनस्ट्रीम का होता है। और v इज इक्वल टू x माइनस वाई होता है, ये क्या होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड होता है। तो हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, ओके। और वहां पे हमें y की वैल्यू मेंशन थी, वो y की वैल्यू पुट की, इक्वेट किया, x का आंसर डायरेक्टली निकल कर आया, दैट इज 9.33। Okay, so speed of boat in the still water is 9.33 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमारे सामने जो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये है अगेन डीआई का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015, 17 and 18 is what percent of the 70% of the total revenue over a 5 years, correct to one decimal place। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, इस मतलब ये जो हमारे पास बार ग्राफ वाला दिया है, क्योंकि इसमें बार्स मेंशन है तो ये एक बार ग्राफ दिया है, करेक्ट। सो इसमें एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और वो भी 2015 से 19 से लेकर एक कंपनी जो है XYZ उसके बारे में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में जो है डेटा मेंशन किया हुआ है। ओके, सो हमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है 15, 17 और 18 का और कैलकुलेट करना है। सो 15 का अगर एक्सपेंडिचर देखूँ मैं तो दैट इज है 175, उसके बाद 17 का देखूँ तो दैट इज 250, एंड देन अगर मैं 18 का एक्सपेंडिचर देखूँ, एक्सपेंडिचर जो है वो ऑरेंज में, ठीक है, तो वो है 275। इन तीनों का अगर मैं एडिशन करूँ तो कितना हो जाएगा, 700। ओके, 700 करोड़ हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या बोला गया है कि ये जो टोटल 700 एक्सपेंडिचर है, इसके बाद उन्होंने एक बात ये बोली कि इज व्हाट परसेंट ऑफ द 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर द 5 years। इसका जो व्हाट परसेंट मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो नंबर क्या बोला है उन्होंने कि आपको सारा रेवेन्यू का टोटल करना है, उसका 70% जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा।
समझ आया क्या बोला गया? इज व्हाट परसेंट ऑफ दी 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर 5 इयर्स। तो रेवेन्यू का सबका टोटल करना है, उसका 70% निकालना है, वो डिनोमिनेटर में रखोगे, उसके साथ व्हाट परसेंट पूछा गया है। ओके, सो रेवेन्यू का मैं सबसे पहले एडिशन करूंगी। रेवेन्यू है ब्लू कलर में 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। देन उसमें 280 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 450 प्लस 280 कितना हो जाएगा? 450 प्लस 280 हो जाएगा मेरा 730। ओके, 730 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 730 प्लस 300 हो जाएगा 1030। और 1030 में अगर मैं 350 ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1380। ठीक है, इस 1380 का मुझे कितना निकालना है? 70% निकालना है। 0 0 0 0 कैंसिल। 138 इंटू अगर मैं 7 करती हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो रहेगा 966। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर 5 इयर्स। ठीक है, जो कि हमारा कितना आया है? 966। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आया? 700 डिवाइडेड बाय 966 इनटू 100। अब हमारा काम है इसे इक्वेट करना और इसका आंसर निकालना। ठीक है, इसका आंसर मुझे तो पता है कि क्या है, लेकिन आप लोगों को एग्जामिनेशन में इसे इक्वेट करना ही आप लोगों का रहेगा मेन फोकस। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है डीआई में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, कैलकुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और अगर आप वो क्विक कर पा रहे हो तो आप लोगों को डीआई सॉल्व करना बहुत ईजी जाएगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि आप ऑप्शंस में एक बार नजर घुमाते हो तो आपको सारे आंसर 70% में दिख रहे हैं। तो आप लोग कुछ अप्रोक्सीमेट भी आंसर नहीं निकाल सकते हो। कभी 70, 60, 50, 40 रहता है तो हम लोग लॉजिकली भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास का अमाउंट हम लोग इतना तो एंटिसिपेट कर ही सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब सेम परसेंटेज होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उसे कंप्लीट डिवाइड करके आंसर निकालना। क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन ए और सी में भी अगर देखो तो एक जगह 72.9 है और एक जगह 72.5 है। दैट मीन्स कितना क्लोजेस्ट आंसर है आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो। तो आपको इसको कंप्लीट डिवाइड करना रहेगा, आपके पास अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन बना है कि यहाँ पे कुछ भी जो है ऐसा नहीं कि रिड्यूस हो सकता है। आपको डायरेक्टली क्या करना रहेगा? 700 इंटू 100 करना रहेगा। तो आपका न्यूमरेटर में जो आएगा दैट इज 70,000। करेक्ट? डिवाइडेड बाय 966। अब मैं 70,000 को जो है मुझे उसको 966 से डिवाइड करना है। ओके, तो मेरा जो सबसे पहला जो पार्ट जाएगा 966 7 आ जाएगा। क्योंकि 966 7 जा कितना होता है? 967 जा होता है 6762। ओके, सो अगर मैं 7000 माइनस 6762 करती हूँ तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है दैट इज 238। ठीक है, कितना बचता है? 238। अब वो 238 के बाद भी मेरा एक जीरो बचा हुआ है तो वो जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा 7 आ गया। सेकंड पार्ट मेरा बट ऑब्वियस है सेकंड 966 2 जा जाएगा। क्योंकि 966 3 जा जाऊंगी तो ऑलमोस्ट 2700 या फिर 2800 आएगा। करेक्ट? बट मेरी वैल्यू उससे छोटी है तो 966 2 जा ही मेरा पार्ट जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर जो रहेगा वो बिटवीन ए या फिर सी रहेगा, लेकिन मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकती, मुझे इसे इक्वेट करना ही रहेगा। तो 966 2 जा कितना हो जाएगा? 1932। कितना हो जाएगा? 1932। ये कैसे निकाला? 900 हो जाएगा, 900 1800 हो जाएगा एंड 66 प्लस 6 से हो जाएगा 132। तो टोटल हो जाएगा 1932। ठीक है, तो अब मैं 2380 माइनस 1932 करती हूँ तो आंसर आता है 448। ठीक है, 448 आता है। ओके, अब आप मुझे बताइए। ठीक है, अब मुझे पॉइंट देना रहेगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये 4480 ये जो वैल्यू समझकर आ रही है ये 966 की हाफ वैल्यू नजर आ रही है। आंसर रहेगा बिटवीन ए और सी। तो 0.9 तो है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 0.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 966 5 अप्रोक्सीमेट जो आ सकता है वो 448 ही आ सकता है, वो 9 नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे आप लॉजिकल गए तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेटली करेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई देख के और फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन आपको समझाना चाहिए वहां पे आपको मैं डेफिनेटली कैलकुलेशन समझाती हूँ, लेकिन कहां पे कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। वहां पे आपको ये कहती हूँ कि आप ये कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ये सिंपल है, आप सभी कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे लगा क्योंकि इस डीआई में प्रॉब्लम क्या था, इसे सॉल्व करना बहुत ईजी था, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस थे और उस कैलकुलेशन को किस तरह करना है, कहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे चॉइस नहीं है। तो वो होता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट डिवाइड करना ही है, उसका फाइनल आंसर प्रॉपर निकालना ही है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं कर पाओगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल डीआई था। देखिए क्वेश्चन में व्हाट परसेंट पूछा गया था। व्हाट परसेंट में क्या पूछा गया था? टोटल एक्सपेंडिचर जो था 15, 17 और 18 का वो आपको एडिशन करना था, डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू जो था
पूरे 5 कंपनी का उसका 70% लेना था, तो हमने कैलकुलेट किया, उसका 70% से उसको डिवाइड किया इनटू 100 और बस आखिरी था कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो 72.5 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A is 25% more efficient than B and C is 40% less efficient than A. B alone can complete a certain work in 25 days. B and C work together for 5 days. A alone can complete the remaining work in dash. देखिए ये क्वेश्चन जो है अगेन ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कहा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में, इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने मिलता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे पहले लाइन में क्या बोला गया है, इफिशियंसी की बात की गई है। अगर मैं इफिशियंसी की बात कर रही है और मैं उस लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ूँ तो इसे किस तरह आप अटेम्प्ट करोगे ये मैं आपको बताऊंगी। पहला क्या बोला गया कि A is 25% मोर इफिशिएंट देन B। अगर मैं B को कंसिडर करूँ यहाँ पे 100 तो A को क्या बोला गया है, A is 25% मोर इफिशिएंट देन B, मतलब कि A कितना हो जाएगा 125। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? पहले लाइन में पहले सेंटेंस में हाफ पोर्शन में क्या बोला गया था कि A is 25% मोर इफिशिएंट देन B। अगर मैं B को 100 कंसिडर करूँ तो A कितना हो जाएगा मेरा 125 हो जाएगा एंड C is 40% लेस इफिशिएंट देन A, तो मेरा C कितना हो जाएगा 125 का 40% में अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा 50। अब वो 50 लेस इफिशिएंट है, मतलब भी मुझे 125 में से 50 माइनस करना रहेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75, मतलब कि मेरा सी का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा 75। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? मैंने बी को 100 कंसीडर किया था, ए 25% ज़्यादा है तो वो बी ए जो है वो 125 हो जाएगा एंड सी जो है वो ए से 40% लेस है, तो 125 का 40% 50 होता है, तो 50 माइनस कर देंगे 125 में से तो सी हो जाएगा 75। अब इसे हम लोग रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल एफिशिएंसी पता करते हैं बिटवीन ए बी एंड सी। ओके सो क्या होगा 25 5 25 4 एंड 25 3 तो 5:4:3 ये क्या हो गया, इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया है। ओके इतना समझ में आया? सो अभी हमारा एफिशिएंसी जो है ए बी और सी का वो निकल कर आ चुका है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या पूछा जा रहा है। बी अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज जो ज्यादा की दी हुई है वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है, अगर हमें टोटल वर्क पता है तो क्या हम लोग एक कितने दिन में जो बचा हुआ काम कर रहा है ये निकाल सकते हैं? यस इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को कंसिडर करती हूँ 100, अब हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क को यहाँ पे 100 कंसिडर कर लेंगे। टोटल वर्क जो है सपोज वो 100 है, ठीक है। टोटल वर्क अगर 100 है और हमारे पास इफिशिएंसी दी हुई है ए बी और सी की, तो क्या हम सबकी इफिशिएंसी सबका जो वर्क कैपेसिटी निकाल सकते हैं? यस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि बी और सी जो है वो 5 दिन काम करते हैं। बी और सी क्या करते हैं 5 दिन काम करते हैं। मुझे बताइए बी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी अगर 3 है, दोनों का एफिशिएंसी अगर ऐड करो तो कितना हो जाएगा 7, और ये 7 एफिशिएंसी के साथ अगर वो 5 दिन काम करते तो वो कितना काम कंप्लीट करते? 35 काम कंप्लीट करते हैं। कितना काम कंप्लीट करते हैं? 35 काम कंप्लीट करते हैं। अगर वो दोनों 35 काम कंप्लीट कर देते हैं काम करके तो बचता कितना है 65 बचता है, जो कि ए इकलौता करता है। ठीक है समझ आए? क्योंकि पहले लाइन में क्या बोला गया था, बी अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 25 डेज। बी इकलौता कुछ दिन काम करता है और वो काम 25 डेज में करता है, लेकिन बी और सी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम 5 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, बी अलोन इकलौता कुछ काम करता है तो वो 25 दिन में करता है, लेकिन बी और सी जब दोनों मिलके करते हैं तो वही काम वो 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स वो 35 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो बचा हुआ जो 65 है वो कौन कंप्लीट करेगा? ए कंप्लीट करेगा। तो ए अगर कंप्लीट करता है बचा हुआ वर्क 65 वर्क, तो वो कितने डेज में करेगा? तो उसका एफिशिएंसी कितना है 5, तो 65 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 13 डेज। समझ आया? हम लोगों ने क्या किया, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज। तो हमारा 13 डेज जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटेनर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड इट्स कैपेसिटी इज 80.08 लीटर। द रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड्स आर 35 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इट्स स्लैंट हाइट इन सेंटीमीटर इज क्लोजेस्ट टू
व्हाट। सो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है एंड इस मेंसुरेशन में भी आप लोगों को फ्रस्टम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है मेंसुरेशन से, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको जब भी ऐसा एक फ्रस्टम नजर आ रहा है और आपको पता है आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो सिंपली स्किप द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका टाइम स्पेंड करोगे अननेसेसरी, आंसर तो आना नहीं है। मेंसुरेशन का अगर टॉपिक प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला मेंसुरेशन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, कोई शॉर्टकट ही नहीं है। ओके, सो मेंसुरेशन प्रिपेयर करना है तो फॉर्मूलाज याद कीजिए एंड फॉर्मूला याद करने के बाद आप लोग मेंसुरेशन के प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें भी फ्रस्टम आएगा ये नहीं सोच सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम अनयूजुअल फॉर्मूला नहीं लर्न करते, हम लोग जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो याद करते हैं। ओके, लेकिन आपको फ्रस्टम पूछा गया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस टाइप का जो है ये क्वेश्चन है और इसे किस तरह आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले फ्रस्टम क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ क्विकली। फ्रस्टम क्या होता है, एक कोन को अगर मैंने कट कर दिया तो उसका जो निचला हिस्सा होता है दैट इज फ्रस्टम। ओके, ठीक है, सो आपको समझ आया यहाँ पे कोन है, इसको मैंने एक प्लेन पैरेलल जो बेस है उससे मैंने कट कर दिया इस कोन को, तो ये जो नीचे का पोर्शन हुआ दैट इज फ्रस्टम। ओके, सो अभी फ्रस्टम में क्या होता है, दो सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक टॉप में एक बॉटम में। जो टॉप है वो स्मॉल आर से कंसिडर करेंगे क्योंकि वो स्मॉलर वन है, और जो नीचे है दैट इज कैपिटल आर क्योंकि वो बड़ा सर्कल है। करेक्ट, और उसमें जो ये बीच में जो लाइन है दैट इज हाइट एंड ये जो स्लैंटिंग लाइन आपको नजर आ रही है दैट इज स्लैंट हाइट, और वही आपको यहाँ पर निकालना है। क्योंकि हमें कैपेसिटी दी थी तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है फ्रस्टम का दैट इज पाई h/3 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल आर मतलब क्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस, एंड जो स्मॉल है दैट इज स्मॉल सर्कल जो है उसका रेडियस। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही क्यों लगा है क्योंकि हमें कैपेसिटी दी थी। सेकंड, हमें स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं वॉल्यूम से, मुझे वॉल्यूम का कैपेसिटी गिवन है, मुझे रेडियस भी गिवन है, तो मेरा h जो है वो इजीली निकल जाएगा वॉल्यूम के फॉर्मूले से, और वो h अगर मैं स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले में डालती हूँ तो r तो दोनों गिवन है मेरे पास, और हाइट भी मुझे वॉल्यूम से मिल जाएगी, तो मेरा स्लैंट हाइट इजीली निकल जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा क्या मैंने अभी तक के एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है कि कंटेनर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड इट्स कैपेसिटी इज 80.08 लीटर। अगर उस जो कैपेसिटी जो है उस फ्रस्टम की वो है 80.08 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में है तो हमें उसको लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। 80.08 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 8008। अब ये कैसे निकाला मैं आपको बताती हूँ। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो 80.08 लीटर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 80,080 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया इतना? ठीक है, समझ आया। सो ये कैपेसिटी अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारा वो है V इज इक्वल्स टू पाई h/3 आर स्क्वेयर आर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम कितना है 80,080 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू एच पता नहीं है इंटू 1/3। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा, पाई का वैल्यू मुझे पता था 22/7, एच का वैल्यू नहीं पता था एज इट इज रख दिया, और 1/3 जो है वो अलग से लिख दिया। ठीक है, अब आर स्क्वायर, अब मुझे बताइए यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आर और आर की क्या रहेगी, बट ऑब्वियस है यहाँ पे दो रेडियस दिए हुए हमें, रेडाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स दो दिए हुए, वन इज 35 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन इज 14 सेंटीमीटर। बट ऑब्वियस है जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी रहेगी, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस छोटी रहेगी। दैट मीन्स कैपिटल आर क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा एंड स्मॉल आर जो है वो हमारा 14 हो जाएगा। करेक्ट, सो आर स्क्वायर की जगह क्या मैं लिखूंगी 35 का होल स्क्वायर प्लस 35 इंटू 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर। गॉट इट? इतना समझ आया? अब यहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा, यस इजीली निकल जाएगा। ठीक है, सो h का वैल्यू कैसे निकालोगे आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले इधर का पोर्शन पूरा सॉल्व करना रहेगा। इधर का मतलब कौन सा है, राइट हैंड साइड का।
ठीक है, ये पूरा सॉल्व करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका डायरेक्टली 80,080 दिया हुआ है, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80,080 डिवाइडेड बाय जो राइट हैंड साइड का जो आंसर निकलेगा वो, तो आपका h का आंसर जो है आ जाएगा। h का जो आंसर है दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर कैसे निकाला, r को किस तरह कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि राइट हैंड साइड को आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप 35 का स्क्वायर जो है वो निकालोगे, दैट इज 125 प्लस 35 इंटू 14 करोगे, प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज 196। इन तीनों का आप एडिशन करोगे, इन तीनों का आपका एडिशन हो जाता है तो आपका इतना सॉल्व हो जाता है, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्रैकेट आप उसको 22 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके बाद आप जो डिवाइड करोगे वो करोगे 21 से, 7 3 21 होता है तो उसको आप 21 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज आर जो आएगा वो आएगा आपका 2002। देखना आप आता है क्या, मैं आपको वैल्यू बता रही हूँ, वो आएगा आपका 2002। तो 2002 आने के बाद h का वैल्यू जो रहेगा दैट इज 40 सेंटीमीटर, मतलब कि 80,080 डिवाइड बाय 2002 अगर मैं करती हूँ तो मेरा फाइनल h का वैल्यू आएगा दैट इज 40। अब मेरा अगर h का वैल्यू आ गया तो क्या मैं l निकाल सकती हूँ, यस। l का फॉर्मूला क्या है मेरा, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट r माइनस r का होल स्क्वायर। अब l स्क्वायर निकालना तो l स्क्वायर एज इट इज रहेगा, h स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर मतलब कि 35 माइनस 14 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 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 सब कुछ है तो मैं करूँगी टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे l हो जाएगा और ये सब चले जाएंगे अंडर रूट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 35 माइनस 14 कितना होता है 21 होता है, 21 का स्क्वायर। तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 441। ओके, सो l इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1600 प्लस 441 करती हूँ तो एडिशन कितनी आएगी मेरी एडिशन आएगी 2041 ये मेरी एडिशन आएगी। अब 2041 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन में मेरे सारे जो ऑप्शंस है वो 40s में है, करेक्ट, तो मुझे एक्यूरेट निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको स्क्वायर्स थोड़े भी याद हो गए या फिर थोड़ा भी पता होगा तो आप लोगों को एक बात पता होगी, 45 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 2025, करेक्ट। अब ये कैसे निकाला मैं बताती हूँ, जिसका भी बेस 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। देखिए 45 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, बेस 5 है तो सिर्फ और सिर्फ तब की बात, एंड के जो मेरे 2 नंबर्स रहेंगे दैट इज 25, मतलब एंड में 25 आना ही है एट एनी कॉस्ट। ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स को ये 5 बेस वाला स्क्वायर निकालना आता ही होगा, ठीक है। कोई 1% को नहीं पता होगा तो मैं रिकॉल करवा रही हूँ, दैट्स इट, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। सो एंड में 25 तो आना है, उसके पहले क्या होता है 45 का निकालना है तो 4 के आगे आने वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 5 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आता है तो 2025 क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ 35 के स्क्वायर की, ठीक है, सो एंड के 2 नंबर्स क्या रहेंगे 25 रहेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है 4 आता है, तो 3 4 जा क्या होता है 12, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आप मुझे बताइए मैंने 45 का स्क्वायर क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट करना है 2041 का अप्रोक्सीमेट एक नंबर निकालना है तो वो किसका स्क्वायर रूट रहेगा, तो 45 का स्क्वायर 2025 है तो कहीं ना कहीं ये जो 204 रहेगा ये 45 पॉइंट समथिंग का ही स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 2025 से बहुत नियरेस्ट है 2041, करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा 45 पॉइंट। अब 45.2 क्यों आंसर आ रहा है, 45.8 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरी वेरी नियरेस्ट, बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, 25 से 45 बहुत नियरेस्ट है। 45.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46, और 46 का स्क्वायर जो है वो होता है 2116, और हमारा जो है दैट इज 2041। तो अगर मैं 45.8 भी लेती हूँ तो 2116 नहीं आएगा, लेकिन 209 समथिंग आ सकता है, मतलब कि नंबर बढ़ सकता है, हमें नियरेस्ट चाहिए, इसलिए हमने 45.2 चूज किया है। समझ आया क्यों मैंने 2 पिक किया, क्यों मैंने 8 पिक नहीं किया। ये सारे माइंड कैलकुलेशन, ये सारी स्मार्टनेस आपको एग्जामिनेशन में दिखानी है, बिकॉज 45.8 इज नथिंग बट इक्वल टू 46, वेरी मच नियर, करेक्ट। सो आप लोगों को 45.2 जो रहेगा वो इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा, बिना किसी कंफ्यूजन के आंसर मार्क करना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आएगा। फर्स्टली यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट था दैट इज फ्रस्ट्रम, कोन को कट करते हैं तो नीचे का हिस्सा जो होता है दैट इज फ्रस्ट्रम, उसमें भी यहाँ पे कैपेसिटी दी थी तो हमने पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया एंड उससे h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू निकाली तो स्लैंट हाइट हमारी इजीली निकल कर आ गई। ओके,
अगेन लास्ट यही कहना चाहूंगी, अगर एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट जाकर सारे फॉर्मूलेस को याद कीजिए। मैं आप लोगों को जो मेंसुरेशन टॉपिक है वो थॉरली डिस्कस किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूलेस को प्रिपेयर कीजिए, तो जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अदरवाइज आप मेंसुरेशन अगर आता है, फॉर्मूला नहीं आता है तो सिंपली स्किप कीजिए, अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी 5 years ago was 32 years. The average age of B, C 6 years ago was 28.5 years. देखिए एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं, रीड करते जाते हैं और इसे अटेम्प्ट करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि A, B एंड C का 5 साल पहले का जो एवरेज एज था दैट इज 32 years. ओके, सो अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूँ, ठीक है, 5 साल पहले का तीनों का जो एवरेज एज था दैट इज 32, तो अगर मैं 5 साल बाद मतलब कि प्रेजेंट का अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? पहले तो मैं करूँगी 32 इंटू 3 करूँगी, तो इनका 5 साल पहले का कंप्लीट एज हो जाएगा 96, करेक्ट? कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे प्रेजेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों में 15 ऐड करूँगी। क्यों 15 ऐड करूँगी? कि तीनों का एज है, हर में 5-5 साल का एडिशन होगा, तो कितना हो जाएगा? +15। तो तीनों का अगर मैं प्रेजेंट एज पूछूँ एट प्रेजेंट तो कितना हो जाएगा? दैट इज 111। कितना हो जाएगा? 111। इतना समझ में आया? नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी। अभी तक बात किसकी गई थी? ए, बी और सी, इन तीनों की गई थी। अब बात की जा रही है बी और सी की सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 साल पहले जो एवरेज रेशो था ये 5 साल पहले का था। अब यहाँ पे कितना बोला जा रहा है? 6 साल पहले का जो एवरेज रेशो है, एवरेज ईयर है, उनकी एज जो है दैट इज 28.5। मतलब कि एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 6 years ago was 28.5। मतलब कि बी और सी की 6 साल पहले की जो एवरेज एज है वो 28.5 है। तो 28.5 इंटू अगर मैं 2 करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा? 57। ओके, तो 57 क्या हो जाएगा? बी और सी का 6 साल पहले का कंप्लीट एज, ठीक है। लेकिन अगेन मुझे उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 12, क्योंकि बी की 6 रहेगी और सी की 6 रहेगी, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 57 + 12 दैट इज 69। इतना समझ में आया? मतलब यहाँ से हमने क्या निकाला? A + B + C का प्रेजेंट का एज कितना आया? टोटल 111, और B + C का प्रेजेंट का एज अगर हमने निकाला दैट इज निकल कर आया 69। इतना समझ में आया? आगे क्या बोला जा रहा है? A जो है वो 60 साल में रिटायर हो रहा है। A जो है वो 60 साल में रिटायर हो रहा है, तो फ्रॉम आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ही विल बी रिटायर, तो अभी से कितने साल बाद वो रिटायर होगा। अब मुझे बताइए प्रेजेंट एज हमने A + B + C का निकाला दैट इज 111, और उसमें से हमें B + C का पता चल चुका है दैट इज 69। तो 111 - 69 अगर मैं करूंगी तो A का मेरा एज निकल कर आ जाएगा प्रेजेंट में कितना है, तो 111 - 69 करूंगी तो कितना है? 42। मतलब कि A का प्रेजेंट एज कितना है? 42 है, लेकिन वो रिटायर कब होने वाला है? एट द एज ऑफ 60। वो रिटायर्ड कब होने वाला है? एट द एज ऑफ 60। सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ही विल बी रिटायर, ये हमें बताना है। दैट इज 60 - 42 दैट मीन्स 18। आफ्टर 18 ईयर्स ही विल बी रिटायर। गॉट इट? समझ आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाया, मैंने जनरल जैसा क्वेश्चन था उसको उसी तरीके से सॉल्व किया। हमें A + B + C का 5 साल पहले का 32 ईयर जो एवरेज है वो दिया था, तो हमने उसकी तब की एज पहले निकाली, तो 32 इंटू 3 किया तो 96, ये 5 साल पहले की एज थी, मैंने उससे प्रेजेंट एज निकालनी, तो प्रेजेंट एज कितनी है? 111, ठीक है। आफ्टर दैट B + C का हमें 6 years अगो का एज गिवन था दैट इज 28.5, तो 28.5 इंटू 2 किया तो दोनों का मुझे कंप्लीट एज पता चला 6 years का पहले का दैट इज 57 years। अगर मैं प्रेजेंट करूँ तो उसमें मैंने 12 ऐड किया तो प्रेजेंट एज हो गया 69। मुझे A + B + C का भी प्रेजेंट एज पता है और मुझे B + C का भी प्रेजेंट एज पता है, तो मैं क्या करूंगी? A + B + C में B + C का पुट करूंगी तो मेरा A का प्रेजेंट एज अलग से निकल कर आ जाएगा दैट इज 42। अगर आज A 42 ईयर्स का है और इन फ्यूचर 60 ईयर्स में वो रिटायर होने वाला है, तो एग्जैक्टली कितने साल के बाद वो रिटायर होने वाला है? तो वो आफ्टर 18 ईयर्स रिटायर होने वाला है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वन, मैं हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिपीटेटिव टाइम्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड इन कोर्स भी मैंने ये सारी चीजें की हुई है ताकि आप लोगों को डेटा अच्छी तरीके से समझ आए। एक बार समझने के बाद आपको समझ आता है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो, बट जिन लोगों को दिक्कत जाती है उन लोगों के लिए मैं सेकेंड टाइम हर एक क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मेरे पास आके पढ़े उनको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए, उनको कोई भी डाउट जो है वो ना रहे रिलेटेड टू दी क्वेश्चन। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज फ्रॉम DI, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, अगेन ये एक देखा होगा हम लोगों ने ऊपर एक DI देखा था, तो उसका क्या क्या एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया और एक क्वेश्चन नीचे पूछा गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2017 का जो रेवेन्यू है वो कितना है एंड 2019 का रेवेन्यू कितना है, उसका रेशियो एक्सपेंडिचर के ईयर्स के साथ पूछा गया है। तो रेवेन्यू लेंगे 17 और 19 का। 17 का जो रेवेन्यू है दैट इज, देखिए यहाँ पे ईयर्स जो है वो थोड़ा सा नहीं है तो मैं आपको मेंशन करती हूँ। फर्स्ट वन इज 15 क्योंकि 15 से डेटा स्टार्ट है, सेकेंड वन इज 16, देन 17, देन 18, देन 19। ओके सो ओके, तो यहाँ पे ईयर्स भी मेंशन हो गए अभी 15, 16, 17, 18, 19। तो मुझे बताइए 17 का जो रेवेन्यू है वो कितना है। 17 का रेवेन्यू मतलब ब्लू देखिए 280 है, ठीक है, प्लस 19 का रेवेन्यू कितना है 350, ठीक है। सो 280 प्लस 350 कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर देखना है 15 और 18 का। 15 का एक्सपेंडिचर कितना है 175 और 18 का एक्सपेंडिचर कितना है, 18 का है 275। 175 प्लस 275 कितना होता है 450। ओके 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसे कट करते हैं, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। तो 7:5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी तक का पूरा सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसमें बहुत ही सिंपल सा रेशियो पूछा गया था रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर का। दैट्स इट, एडिशन करके हमें इसका आंसर निकालना था और थोड़ा सा स्मॉल इसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। दैट्स इट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, द पेरिमीटर ऑफ अ रोम्बस शेप्ड गार्डन इज 808, वन ऑफ its diagonal is 396 मीटर, what is the area of the garden। देखिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है मेंसुरेशन से। अगेन एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको रोम्बस रिलेटेड फॉर्मूलेस पता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मेंसुरेशन के क्वेश्चन पढ़ना है तो फॉर्मूला प्रिपेयर कीजिए, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है वो दिया गया है 808, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। क्योंकि आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है दैट इज 808, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, उसकी साइड हो जाएगी 808 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइड। तो एक साइड निकल कर आएगी हमारी 202, करेक्ट। मतलब कि रोम्बस की एक साइड कितनी हो जाएगी मेरी 202, 202, 202 एंड 202, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ था तो उससे हमने साइड निकाल ली। सो हम लोगों ने पेरीमीटर से साइड को निकाल लिया है, तो हमारा साइड जो निकल कर आया दैट इज 202। ओके सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 202 एंड रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो हमें पता है, ठीक है। तो 202 हमारी साइड निकल कर आ गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं नाम से ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो A, B, C एंड D और ये हो जाएगा हमारा M मिड पॉइंट। ओके ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 396, एक डायगोनल है जो कि 396 दी हुई है। सपोज मैं कंसीडर करूं कि AC वो डायगोनल है जो कि 396 दी हुई है, ठीक है। तो मेरा CM कितना हो जाएगा और मेरा AM कितना हो जाएगा 198, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट करती है, तो उसका आधा जो हो जाएगा CM जो हो जाएगा वो 198 हो जाएगा और AM भी हो जाएगा 198। ओके इतना समझ आया। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब भी रोम्बस की दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तब वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल पे वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये क्यों पता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब आगे हमें क्या बोला है कि हमें एरिया निकालना है इस गार्डन का। अब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एरिया of rhombus is equals to product of diagonal divided by 2, ठीक है। एक डायगोनल मुझे पता है, क्या मुझे सेकेंड डायगोनल पता चल जाती है BD, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा यस। तो मुझे BD निकालने का है, अभी एक डायगोनल मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 396 इंटू ये डायगोनल निकल जाती है तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस अब मेरा टारगेट है कि मुझे सेकंड डायगोनल निकालना है। अब मैं सेकंड डायगोनल कैसे निकालूंगी, मतलब मैं BD किस तरह निकालूंगी। देखिए मुझे ये 202 पता है, अभी मैंने आपको बताया कि CM जो है वो 198 हो गया, ठीक है। तो क्या मैं अभी BM निकाल सकती हूँ, ये इसमें निकाल सकती हूँ, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू जो है B स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे BM स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर
माइनस सी एम स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपने माइनस में डाला, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए बी एम जो है वो बेस है, हमें बेस निकालना है, ठीक है। सी बी जो है वो हमारी हाइपोटेनस है, जो राइट एंगल के अपोजिट लाइन होती है दैट इज हाइपोटेनस, और हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बट हमें बी एम निकालना है, बेस निकालना है, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर होगा, मतलब कि हाइट का स्क्वायर होएगा। समझ आया कैसे बना? ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास मेंशन है, हमारे पास हाइट मेंशन है, हमें बेस निकालना है, तो हमें बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर। आई होप अच्छी तरीके से जो मैंने पॉइंट कहा वो समझ गया होगा। अब सीबी का वैल्यू कितना है 202 का स्क्वायर, माइनस सीएम का वैल्यू कितना है हमारा 198 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा बीएम स्क्वायर। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करती हूँ तो बीएम इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 202 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर, ठीक है। सो बीएम इज इक्वल्स टू मेरा फाइनल वैल्यू जो आएगा दैट इज 4, क्योंकि जब मैं 202 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे अंदर जो मिलेगा दैट इज 1600 रहेगा, एंड 1600 से मैं टेकन स्क्वायर रूट करूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 40। तो मेरा बीएम अगर 40 आ जाता है तो मेरा कंप्लीट बीडी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। कैसे? मेरा बीएम भी 40 है तो मेरा डीएम भी 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब मुझे मेरा बीडी मिल गया, दैट मीन्स मुझे मेरी सेकेंड डायगोनल मिल गई। तो 396 इंटू अगर मैं 80 करती हूँ और डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन का, ठीक है। सो 2 से मैं डिवाइड कर लेती हूँ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। 396 इंटू 40 कितना होता है, दैट इज 15840। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 396 इंटू आपको 4 करना है और 0 उसमें ऐड कर देना है, दैट्स इट। ओके, सो 15840 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना था दैट इज पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस का। सेकंड फिर आपको डायगोनल निकालनी थी, सो डायगोनल के लिए आपको हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज करके आपने डायगोनल निकाली, ठीक है, मतलब ये डायगोनल का हाफ साइड निकाला, फिर इंटू 2 भी करके आप फुल डायगोनल निकाल सकते हो, या फिर 40 + 40 करके भी आप डायगोनल कंप्लीट निकाल सकते हो। डायगोनल निकल के आ गई तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया तो उससे आपका एरिया ऑफ गार्डन इजीली निकल कर आ गया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ आया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए तो आपको सारी चीजें इजीली आ जाएगी, और बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आप वो मेंसुरेशन का सेशन देखोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मैंने उसमें मेंशन की हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। अ डीलर गेन्स 20% व्हेन ही सेल एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीजेस बाय 10%, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिव नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम से पूरा क्वेश्चन पकड़ लिया, रीड कर लिया तो एकदम से नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे रीड करना है और धीरे धीरे अटेम्प्ट करना है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी जब अभी मैं पढ़ाऊंगी तो आपको डेफिनेटली ये चीज लगेगी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या बोला है, डीलर गेन 20% व्हेन ही सेल अ आर्टिकल एट अ 25% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। अगर मैं एमआरपी को कंसिडर करूं 100, ठीक है, अगर एमआरपी है 100 और उसके ऊपर अगर 25% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो बेचा कितने में 75 में, तो एमआरपी 100 थी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 75 बराबर, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके, इतना समझ में आया पहली लाइन से। तो ये जो 75 है ना, इसके ऊपर 20% गेन हुआ। देखिए क्या बोला गया, अ डीलर गेन 20% व्हेन ही सेल अ आर्टिकल एट अ 25% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। एमआरपी के ऊपर जब 25% का डिस्काउंट दिया तो वो जो वैल्यू आई उसके ऊपर उसे 20% का गेन हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हुआ। मतलब कि ये जो 75 वैल्यू है ये कितने परसेंट की है, 120% की। इतना समझ गया पहले लाइन से। मार्क प्राइस 100 था, 25% डिस्काउंट दिया तो 75 में बेचा। जब 75 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि वो 120% की वैल्यू गई। ओके, सो अब 100% की वैल्यू कितना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकालना पड़ेगा हमें। सो 100% की वैल्यू कितना ये हम करते हैं। सो 100% का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 62.5। कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो आपका ये जो 62.5 आया दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट प्राइस।
इतना समझ आया? पहले लाइन से ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, एमआरपी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीजेस बाय 10%, अगर कॉस्ट प्राइस क्यों निकाली? इसलिए निकाली थी क्योंकि अगले लाइन में ये दिया हुआ था कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो 10% से डिक्रीज होती है तो अब 62.5 अगर 10% से डिक्रीज होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 62.5 माइनस 6.25, 10% से डिक्रीज हुआ ना क्योंकि 6.25, तो आंसर हो जाएगा 56.25। इतना समझ गया? क्योंकि 62.25 सीपी था, वो 10% से कम हुआ, मतलब कि 6.25 से कम होगा, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दैट इज व्हाट? 56.25। इतना समझ आया? अब आगे क्या बोला गया? हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिव नाउ द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। अब इन्होंने क्या बोला गया है, इस प्राइस पे अब वो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा कि उसको सेम प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कि 20% प्रॉफिट ही होना चाहिए। ओके, अब आपको एक बात समझ में आई, प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई है, 56.25 ये प्राइस हो गई है, ये 100% की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हो चुकी है तो अब ये 100% हमको कंसिडर करना रहेगा, लेकिन इसके ऊपर उसको 20% का ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो मतलब कि कितना होना चाहिए? 120 का होना चाहिए, तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि उसको डिस्काउंट वो कितना देगा कि उसको जो प्रॉफिट है वो 20% ही होना चाहिए। हम लोग रिवर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 56.25 भैया हमारी 100% की वैल्यू होगी, दैट इज हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20% का होना चाहिए, मतलब कि वो 120% में बेचना चाहिए, करेक्ट। सो 120% का मैं वैल्यू निकालूंगी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 120% का जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज 67.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, 56.25 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा जो 120% का वैल्यू आएगा दैट इज 67.5। समझ आया? एमआरपी जो है वो सेम है, एमआरपी कितना था? 100 था, एमआरपी कितना था? 100 था। अब उसने बेचा कितने में? 67.5 में, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 32.5 का। समझ आया? डिस्काउंट कितने का दिया? 32.5 का, क्योंकि एमआरपी क्या बोला है? सेम रहेगा। हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिवन नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। एमआरपी सेम रहेगा, प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए 20% का, ठीक है। तो उसके लिए उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा? उसको 32.5 का जो है डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंट कैसा निकाला जाता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इनटू 100, ठीक है। सो डिस्काउंट कितना है मेरा? 32.5, एमआरपी कितना है? 100 इंटू 100%, तो आंसर हो जाएगा 32.5%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा तो मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ सो दैट आपको और क्लियरिटी मिल जाए। जिसको समझ आए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहली लाइन बहुत सिंपल थी। पहले लाइन में ये बोला गया था एक डीलर है जिसको 20% का गेन हुआ, कब हुआ? जब वो अपना आर्टिकल 25% डिस्काउंट देता है एमआरपी के ऊपर। एमआरपी 100 थी, 25% डिस्काउंट हुआ, 75 रुपए में बेचा, तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि उसने 120% में बेचा होगा। तो हम सीपी अगर उस समय पे निकालते तो हमारा कॉस्ट प्राइस 62.5 का था और प्रोडक्ट जो बिका, आर्टिकल जो बिका वो 75 में बिका। लेकिन वो आगे ऐसा कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10% से कम हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस जो 62.5 है अगर वो 10% से कम हो जाता है, मतलब कि वो 56.25 हो जाता है अभी, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100%, करेक्ट। सो अब जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो 100% की 56.25 होगी, क्योंकि डिक्रीज हो गया 10% में, लेकिन प्रॉफिट उतना ही होना चाहिए 20% का, और एमआरपी भी वही सेम रहेगी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 100% की वैल्यू अगर 56.25 तो 120 की कितना रहेगा? 67.5, मतलब कि वो 56.25 के प्रोडक्ट को 67.5 में बेचेगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। 20% का प्रॉफिट हुआ। अब एमआरपी कितनी थी? 100 रुपए थी, और बेचा कितना था सेकेंड बारी? 67.5 में बेचा था, ठीक है, मतलब डिस्काउंट कितना दिया होगा? 32.5 का दिया होगा, ठीक है। 32.5 अमाउंट में निकला, डिस्काउंट परसेंट इजीली निकाल सकते हैं, डी अपॉन एमआरपी इनटू 100, दैट इज 32.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड टाइम हम लोग थोड़ा रिवर्स गए, वो रिवर्स अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। सीपी पता था, उससे सेलिंग प्राइस निकाल दी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बचा था कि 120% ही प्रॉफिट होने वाला है, तो 120% की वैल्यू निकाल दी। 67.5 में बेचा, एमआरपी कितनी थी? 100 थी, 32.5% जो रहे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आई होप सभी को समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
It is related to ratio and proportion. In a 60-liter solution of spirit and water, the ratio of the spirit and water is 8:7. देखिए सिंपल है, जैसा बोला है वैसा सॉल्व करते जाएंगे. 60 लीटर है जिसमें स्पिरिट भी है, वाटर भी है, स्पिरिट भी है, वाटर भी है, लेकिन स्पिरिट जो है वो 8 है और 8:7 का रेशो है. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 60 को 8:7 के रेशो में, तो मेरा स्पिरिट जो हो जाएगा दैट इज 32 हो जाएगा, एंड जो मेरा वाटर हो जाएगा दैट इज 28. कैसा निकाला? 60 × 8/15 और 60 × 7/15. समझ आया? तो इसका आया 32 और इसका आया 28. ओके, इतना समझ आया. देन व्हेन 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन ऑफ, अब 12 लीटर सॉल्यूशन जो है निकल कर आया. सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें वाटर भी है, जिसमें स्पिरिट भी है, तो इनको जो ये 12 लीटर निकलेगा ये भी 8:7 के रेशो में ही निकलेगा. तो मैं क्या करूंगी? 12 × 8/15 और 12 × 7/15 करूंगी. ठीक है, तो 12 × 8/15 करती हूँ तो आंसर आएगा 6.4 और 12 × 7/15 करती हूँ तो आंसर आता है 5.6. ये इजी कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हो. ओके, सो जो 12 लीटर निकाला जा रहा है मतलब कि जो स्पिरिट निकलेगा वो 6.4 निकलेगा और जो वाटर निकलेगा वो 5.6 निकलेगा. ठीक है, इतना समझ में आया. और उसके बाद एंड 8 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड. उसके बाद आपको 8 लीटर पानी जो है वो ऐड करना है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन जैसा दिया है उसे अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे 32 की. 32 में से जो 12 लीटर सॉल्यूशन निकला, मतलब कि जो स्पिरिट निकला है वो कितना निकला है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका स्पिरिट निकला है 6.4. 32 - 6.4. ओके, और ये जो वाटर था वो कितना था? 28. 28 में से जो आपका वाटर निकल कर आया दैट इज व्हाट? दैट इज 5.6 निकल कर आया. ओके, लेकिन 8 लीटर पानी डाला भी गया तो इसमें करेंगे +8. इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले 60 लीटर था उसको स्पिरिट और वाटर में कन्वर्ट किया. स्पिरिट आया 32, वाटर आया 28. अब उसमें बोला कि 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन में आता है स्पिरिट और वाटर, दोनों होते हैं, दोनों मिक्सअप रहेंगे. तो उस 12 लीटर को हम लोग क्या करेंगे, उस 8:7 के रेशो में डिवाइड करेंगे. सो जो स्पिरिट निकलेगा दैट इज 6.4 एंड जो वाटर निकलेगा दैट इज 5.6. तो 32 टोटल में से 6.4 जो है स्पिरिट निकलेगा एंड 28 में से 5.6 निकलेगा. लेकिन 8 लीटर पानी डाला भी गया तो मैं क्या करूंगी? +8. क्या करूंगी? +8. अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ. 32 - 6.4 करती हूँ तो कितना आएगा? 25.6 आएगा, डिवाइडेड बाय 28 - 5.6 +8 अगर करती हूँ तो आएगा 30.4. कितना आएगा? 30.4. अब इसे जब मैं फर्दर डिवाइड करती हूँ तो हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 304 और इसे रिड्यूस करती हूँ तो आंसर आएगा 16/19. कितना आता है? 16/19. सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, छोटी सी बात थी जो समझने वाली थी, जो कि मैंने आपको बताया. रेशियो जो होता है ऑलवेज इक्वली जो है डिवाइड होता है, ये बात ध्यान में रखनी है. आप लोग अगर आधा अधूरा करोगे, किसका 12% सॉल्यूशन आप डायरेक्टली निकालोगे, तो ऐसा नहीं होता है. वो इक्वली जो है जो रेशियो होता है उसी में ही निकलता है. अपने मन से कहीं से भी कुछ भी ऐसा आप नहीं कर सकते. ओके, इसलिए हमने 12 लीटर को भी स्पिरिट और वाटर से अलग अलग निकाला है. ओके, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज. नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हमें 428. हम लोग अलग से एक बार लिख लेंगे. 428, 419, 435, 410 एंड 446. सिंपल है. क्वेश्चन मार्क वाला सीरीज जो होता है वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू जो मिसिंग जो रॉन्ग वन होता है, ऑड वन आउट होता है वो. ठीक है, अब 428 से 419 हुआ है, देन 435 हुआ है, देन 410 हुआ है. तो कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है. तो इस टाइम पे आपका जो लॉजिक लगना चाहिए दैट इज डिफरेंस का लॉजिक, क्योंकि ये जो डिफरेंस का लॉजिक होता है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है. ओके, सो सबसे पहले 428 और 419 का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो आता है मेरा 9. ठीक है, 419 और 435 का डिफरेंस निकालती हूँ तो आता है 16. देन 435 माइनस 410 करती हूँ तो आता है 25. देन अगर 446 माइनस 410 करती हूँ तो आता है 36. तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली स्क्वायर्स आ रहे हैं. 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट विल बी 7 का स्क्वायर. नंबर पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, बड़ा था, फिर छोटा हुआ, बड़ा था, फिर नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो छोटा होगा. दैट मीन 7 का स्क्वायर जो है वो 446 से माइनस हो जाएगा. आंसर हो जाएगा आपका 397. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा. एक नंबर छोटा, एक नंबर बड़ा. तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप डिफरेंस निकालोगे. डिफरेंस स्क्वायर का भी हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. आप लोग कोर्स में देखोगे तो मैंने काफी सारे पैटर्न किस तरह पहचानने, किस तरह नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी आपको नंबर सीरीज दिखती है तो आपको उसको किस तरह देखना है, कैसे आप पैटर्न को फाइंड आउट करोगे. मैंने आपको नंबर ऑफ पैटर्न्स नहीं बताए, लेकिन आपको बताया कि हाउ टू सॉल्व
सॉल्व नंबर सीरीज, मतलब कि एक पैटर्न को किस तरह समझना है, कैसे आपको पता चलेगा कि यही पैटर्न यहाँ पे वर्क करता है, ये सारी टेक्निक्स मैंने बताई है। तो आप वो कोर्स को जाकर गो थ्रू कीजिए, उसमें नंबर सीरीज को स्पेशली देखिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सिंप्लीफिकेशन का है, जिसमें अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आपको अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन काफी लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का, जब भी आप डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपका जो है ना एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आता है और उसमें हौच पौच हो जाती है और हमें नहीं समझ आता है कि आंसर क्या है। लेकिन अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन से एनी टाइम बेटर होता है, क्योंकि हमें उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है और उसे अटेम्प्ट करना होता है और आंसर में भी अप्रोक्सीमेट ही मार्क करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम को सिंप्लीफिकेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं और आंसर ढूंढते हैं उस ऑप्शन में, और वो एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि हमारा आंसर गलत है और वो मार्क नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं, और यही रॉन्ग स्ट्रैटेजी होता है। अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंसिडर कीजिए और आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही कंसिडर कीजिए, तब जाके आपका आंसर आएगा और उस पर कॉन्फिडेंस रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। ये भी अगेन मैंने कोर्स में आपको काफी सारी चीजें बताई है, किस तरह वैल्यू को आपको कंसिडर करना है ताकि आपका आंसर जो है एक्यूरेट है। ओके, सबसे पहले इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आए। 12372 प्लस 122% ऑफ 158 है। अब ये वैल्यू एज इट इज थी तो मैंने लिख ली। अब यहाँ पे 122% ऑफ 158 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इजी बनाने के लिए मैं लिखूंगी 120% ऑफ 160। आप लोगों को 122% ऑफ 158 इजी लग रहा है या फिर 120% ऑफ 160 इजी लग रहा है? बट ऑब्वियस है 120% ऑफ 160 इजी लग रहा होगा, क्योंकि वो वैल्यूज जो है वो बहुत इजी टू सिंप्लीफाई है, करेक्ट। और ये बैलेंस कर दिए मैंने, 122 की जगह 120 ले लिया, वही 158 की जगह 2 बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो आप आंसर कैलकुलेटर में भी करके देखोगे 122% ऑफ 158 और 120% ऑफ 168 भी करोगे तो बहुत नियरेस्ट आएगा, करेक्ट। सो इस तरह आप लोगों को वैल्यू कंसिडर करना है ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट है। -3 इंटू 1296 डिवाइडेड बाई 7 है, तो मैंने एज इट इज रखा। सो 1296 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 7 1 7 होगा, ठीक है। फिर 5 और 9 बचेगा, ठीक है। 7 8 जो होता है वो 56 आता है, फिर 3 और 6 बचेगा, 7 5 35 आता है, 1 0 बचेगा, 7 1 7, मतलब कि 185.1 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी आंसर जो है 185 जो है मैं इसको कंसिडर कर लूंगी। समझ आया ये बात आप लोगों को? मतलब कि मैंने 1296 डिवाइड बाय जो 7 है वो एज इट इज रहने दिया है, उसको डिवाइड किया तो मेरा 185.1 आया, जिसको मैं 185 कंसिडर करूंगी। इनटू ये 3 रहेगा, ठीक है। अब इसे अगर मैं इक्वेट करती हूँ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 इंटू अगर मैं 12 करती हूँ तो कितना आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा 192। 16 10 जा 160, 16 2 जा 32, 160 प्लस 32 इज 192। ओके, ये हो गया। एंड 12372 एज इट इज रखा। 3 इंटू 185 अगर करती हूँ तो आंसर आ जाएगा 555। तो अब मुझे क्या करना है, 12372 प्लस 192 माइनस 555, इसको अगर मैं इक्वेट करती हूँ तो मेरा फाइनल जो आंसर आता है दैट इज 12009, ये मेरा आंसर आता है। अब आप मुझे बताइए क्या आप ऑप्शन में 12009 ढूंढोगे? नहीं, आप भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को सर्च करोगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑप्शन बी, दैट इज 12,000, क्योंकि 12,300 बहुत बड़ा है, 12,500 भी बहुत बड़ा है, 11,800 बहुत छोटा है, बट 12,000 जो है वो सिर्फ 9 के आसपास है, एंड 9 बहुत छोटा है, क्योंकि हम लोगों ने भी जिस तरह अप्रोक्सीमेट चीजें कंसिडर की तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी अप्रोक्सीमेट आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करना है और आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही कंसिडर करना है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों को नंबर सीरीज का पूछा गया था, बट यहाँ पे आपको ऑड वन आउट पूछा गया था, तो इसे देखते हैं किस तरीके का पूछा गया था। 12, 18, 26, 38, 48 एंड 62। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो सीरीज है वो छोटे छोटे नंबर से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। जब भी वो छोटे छोटे नंबर से आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एडिशन होता है, जब भी वो बड़े नंबर से सीरीज आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सारी चीजें मैंने नंबर सीरीज में आपको बताई है, और यही तरीका होता है नंबर सीरीज का पैटर्न जानने का। जब भी सीरीज एक छोटे छोटे नंबर से आगे जाती है दैट मीन्स वो ऐड हो रही है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। जब वो एक बड़े नंबर से आगे जाती है दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, सो मैं क्या करूंगी, जो डिफरेंस है वो निकालूंगी। यहाँ पे आ रहा है 6, फिर आगे आ रहा है 8, फिर आ रहा है 10, फिर 12 आ रहा है। ओके, फिर उसके आगे आ रहा है 10, देन आ रहा है 14। ओके, सो अगर इस सीरीज को आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, पहले
जो डिफरेंस आया वो 6 का आया, ठीक है। पहले 6 नंबर से आगे बढ़ी सीरीज, फिर 8 नंबर से आगे बढ़ी, ठीक है। सो 8 के बाद जो आना चाहिए था दैट इज 10 होना चाहिए था, करेक्ट। 8 के बाद जो नंबर होना चाहिए था दैट इज 10 होना चाहिए था। अगर मैं 26 के आगे जो नंबर 36 होता सपोज, ठीक है, 10 क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो +2 हो रहा है, वो भी इवन नंबर से मतलब बढ़ती जा रही है, मतलब कि +2 होना चाहिए। 6 के बाद 8, 8 के प्लस 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मतलब कि नंबर क्या होना चाहिए था 36 होना चाहिए। अगर 36 होता तो आगे 48 का कितना हो जाता था, 12 हो जाता था, एंड देन आगे 14 हो रहा है। दैट मीन्स हमारा सीरीज का जो पैटर्न जो हमने लॉजिक लगाया वो एग्जैक्टली करेक्ट है। हमारा जो सीरीज आगे बढ़ रहा है वो +2 से आगे बढ़ रहा है। पहले 6 आया, फिर 8 आया, तो फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। अब ये लॉजिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 14 आ चुका था और यहाँ पे 6 और 8 आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में लॉजिक लगा कि यहाँ पे अगर 10 आता है, आगे अगर 12 आता है, तो हमारा जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, मतलब कि नंबर +2 से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे +10 करके देखा तो 36 आया, और 36 और 48 का डिफरेंस भी 12 आता है, तो हमें समझ आ गया कि हमारी सीरीज जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रहा था, क्योंकि नंबर जो है वो छोटे छोटे से आगे बढ़ रहा था, तो पहले +6 का एडिशन हुआ, फिर +8 का एडिशन हुआ, देन +10, फिर +12 एंड +14। सो आंसर हो जाएगा 38, जो कि ऑड वन आउट है, जिसके वजह से सीरीज जो है वो रॉन्ग हो रही थी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a number of a perfect cube factor of 16 into 3 to the power 6 into 5 to the power 10 is what? देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पता है, आपको इसको किस तरह सॉल्व करना ये पता है, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या बोला है, परफेक्ट क्यूब के फैक्टर पूछे गए। पहले हमें एग्जामिनेशन में क्या होता था, सिर्फ फैक्टर्स पूछे जाते थे, ऐसा बोलते थे 16 है, 16 के फैक्टर्स बताइए, ठीक है, 16 के नॉर्मल फैक्टर बताइए। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, एक नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर भी जनरल नेचुरल नहीं दिया हुआ है, उसमें भी हमें पावर इंडाइसिस वाला इस तरीके का दिया, मतलब कि पहले एक नंबर दिया है, फिर 3 to the power 6 into 5 to the power 10 दिया, और इसके हमें जो फैक्टर्स निकालने हैं ना वो क्यूब वाले ही फैक्टर्स होने चाहिए, और वो कितने फैक्टर्स पड़ेंगे क्यूब के वो हमें समझ आया। सो हमें नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करोगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपको क्यूब फैक्टर पूछा जाए, जब भी आपको स्क्वायर फैक्टर पूछा जाए, तो आप किस तरह अटेम्प्ट करोगे मैं आपको एकदम सिंपल वे से बता देती हूँ, अगर नेक्स्ट कभी आपको क्वेश्चन देखने मिला, ताकि आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। अगर आपको नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, इसको स्किप करो और आगे बढ़ो। अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन पे जो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको पता है कि आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को सिर्फ देखना है। पता है हम नहीं कर सकते इस अटेम्प्ट, स्किप करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। सो ये क्वेश्चन देखिए किस तरह अटेम्प्ट करोगे आप। सबसे पहले आपको क्या बोला है, 16 इंटू 3 to the power 6 इंटू 5 to the power 10 के आपको क्या निकालना है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, इनके फैक्टर्स ऐसे पता करने कि कितने फैक्टर्स जो पड़ेंगे इनके, जो कि क्यूब वाले ही फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। सो कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले जब भी क्यूब फैक्टर पूछा जाता है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उनका जो पावर होना चाहिए, जो पावर जो रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए, या फिर डिविजिबल बाय 3 रहना चाहिए, इधर और, मतलब कि जो पावर होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए। ओके, सो अगर मैं परफेक्ट क्यूब ऑफ ये नंबर का निकालना चाहती हूँ तो मैं कैसे निकालूंगी। सबसे पहले 16 को क्या मैं 2 to the power 4 लिख सकती हूँ, यस। 3 to the power 6 ऑलरेडी है, और 5 to the power 10 भी ऑलरेडी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 2 to the power 4, ठीक है, इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, जो कि क्यूब फैक्टर्स ही होने चाहिए, जो कि क्यूब फैक्टर्स ही होने चाहिए। तो वो क्या रहेंगे मुझे बताइए। 2 to the power 4 16 होता है, इसके बीच का मुझे इसका फैक्टर निकालना है, तो वो क्या रहेगा, 2 to the power 0 1 होता है, कॉमा 2 to the power 3 जो कि 8 होता है। क्या मैं ये सही कह रही हूँ, यस। क्यों, क्योंकि 1 2 to the power 0 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि 2 to the power 0 इज नथिंग बट 1, और 1 जो है उसका परफेक्ट क्यूब होता है, इसीलिए 2 to the power 0 जो रहेगा वो 2 to the power 4 का एक फैक्टर रहेगा, ठीक है। उसी तरह जैसे अगर सपोज मैं 16 बोलती हूँ, इसके मुझे जस्ट फैक्टर निकालना है, तो हम लोग 1 into 16 लिखते हैं ना। तो क्यों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी जो है 2 to the power 0 कंसिडर किया गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा a to the power 0 इज व्हाट, इट इज 1, इसे 2 to the power 0 लिया गया, और यहाँ पे लिया गया 2 to the power 3। और जो भी हम लोग एक पावर जो कंसिडर करते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 ही कंसिडर करना है, 2 to the power 2 नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यूब फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सेम अगर हम लोग 3 to the power 6 की बात करें तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 2 ही निकलेंगे, 2 to the power 0 और 2 to the power 3,
इससे अगर मैं 2 टू द पावर 6 करने जाऊंगी, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, अगर मैं 6 करने जाऊंगी तो ये नंबर बढ़ जाएगा। मुझे 16 तक के ही क्यूब के फैक्टर्स चाहिए, मुझे 16 से बड़े नहीं चाहिए, मुझे 16 तक के ही क्यूब के फैक्टर्स चाहिए। ये बात समझ में आई? इसलिए मैंने 2 टू द पावर 0 लिया जो कि परफेक्ट क्यूब है 1, एंड 2 टू द पावर 3 लिया जो कि परफेक्ट क्यूब है 8। समझ आया? अब उसी जगह 3 टू द पावर 6 पे जाते हैं। 3 टू द पावर 6 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 3 टू द पावर 0 रहेगा, क्योंकि 3 टू द पावर इज व्हाट 1, ठीक है। उसके बाद 3 टू द पावर 3 रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि 3 टू द पावर 3 इज व्हाट 27, बराबर। और उसके बाद रहेगा 3 टू द पावर 6, ठीक है, जो कि क्या होता है 729। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तीनों भी परफेक्ट क्यूब है, दैट मीन्स ये 3 टू द पावर के परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स है। समझ आया? जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूब फैक्टर बोला है तो इनके पावर्स में मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए, और एक एक्सेप्शनल जो रहेगा, इनका पावर 0 जो है वो इनका फैक्टर रहेगा, क्योंकि 1 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। समझ आया? तो इसके इतने ही फैक्टर रहेंगे। क्या मैं 3 टू द पावर 9 ले सकती? नहीं, बिकॉज वो नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक बात समझ आए आपको, 2 टू द पावर 4 के 2 फैक्टर्स पड़े। क्या पड़े? 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 3। फिर 3 टू द पावर 6 के 3 फैक्टर्स पड़े, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 6, ठीक है। अब देखते हैं 5 टू द पावर 10 के। 5 टू द पावर 10 में सबसे पहले 5 टू द पावर 0, देन रहेगा 5 टू द पावर 3, देन रहेगा 5 टू द पावर 6, देन रहेगा 5 टू द पावर 9। अब 5 टू द पावर 12 रह सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 10 तक ही लिमिट है हमारे पास। तो इसके कितने फैक्टर्स पड़ेंगे टोटल? 4। 5 टू द पावर 0 इज 1, 5 टू द पावर 3 इज 125, 5 टू द पावर 6 इज व्हाट? ये होता है 15625, और 5 टू द पावर 9 जो होता है वो होता है 1953 125। ओके, सो ये मैंने आपको जिस पावर का वैल्यू बताया, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो हमारे 5 टू द पावर 10 के जो फैक्टर्स पड़े वो 4 ही पड़े। समझ आया? जो फैक्टर्स हमें निकालना है वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? परफेक्ट क्यूब के फैक्टर्स निकालने की, वो टोटल कितने पड़ेंगे। सो 2 टू द पावर 4 के 2 पड़ेंगे, 3 टू द पावर 6 के 3 पड़ेंगे, एंड 5 टू द पावर 10 के 4 पड़ेंगे। तो इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो आंसर आता है मेरा 24। तो टोटल जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स रहेंगे 16 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 10 इज 24। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जब भी परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स पूछा जाता है तो उनका पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और 2 टू द पावर 0 मतलब जो भी होता है उसका 0 पावर लेना है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आती है, और 1 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 टू द पावर 4, अगर यहाँ पे सपोज कोई नंबर होता 4 टू द पावर 11, ठीक है। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 4 टू द पावर 0, देन 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 9, और 4 टू द पावर 12 लूंगी क्या? नहीं, अप टू 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 12 ले लेती हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, ले लेती हूँ, बट ये बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर्स कितने पड़े? टोटल 4 फैक्टर्स पड़े। समझ आए? इस तरीके से परफेक्ट क्यूब के फैक्टर्स निकालना है और उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट्स इट। तो आपको परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स पता चल जाएंगे। समझ आया? सिंपल था। इसी तरीके से आपको फैक्टर्स जो है वो निकालने थे एंड आंसर निकालना था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये SICI बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैन बोरो अ सम ऑफ ₹9792 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एंड रिटर्न इट इन 2 equal annual installment. If the rate of interest is 12.5% per annum compounded yearly, then value of each installment is। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है जैसे हम लोग EMI के बेसिस पे कुछ टीवी या फिर कुछ भी घर में रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तब हमारी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट होती है वो सभी सेम होती है, ठीक है। सो ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। एक मैन जो है उसने 9792 फाइनेंस कंपनी से बोरो किया, ठीक है। वो 2 साल में क्या कर रहा है, उसे रिटर्न कर रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%, ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली। और ये जो इंटरेस्ट लगता है ये कंपाउंडेड ही लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए, आज अगर किसी ने मेरे से 100 रुपये उधार लिया और वो मुझे 1 साल बाद वो 100 रुपये को दे रहा है, तो मुझे बताइए वो 100 रुपये की वैल्यू जो है वो क्या एज इट इज 100 रहती है क्या? नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो ऑलवेज बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो 100 रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तभी हम उसको सामने वाले को बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा, दैट मीन्स वो कितने का हो जाता है? 110 उसे पे करना रहता है, करेक्ट। सो कंपाउंडेड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वैल्यू
वैल्यू जो होती है उस प्रोडक्ट की उसकी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, तुमको वो चीज़ अर्ली मिल जाती है, तो तुम्हें उसका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, एक मैन ने 9792 फाइनेंस कंपनी से बोरो किए, वो 2 साल में उसे रिटर्न करेगा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ और 12.5% जो रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ओके। सो अब मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है, जैसे कि मैंने बताया बाय फॉर्मूला मेथड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, फॉर्मूला लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंट मेथड बताने वाली हूँ, बाय फॉर्मूला जाओगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा, बट उसके लिए फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग जेनरिक मेथड से जाएंगे। 9792 का अगर मैं 12.5% की बात करूँ, सबसे पहले 12.5% को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज हो जाएगा 1/8, ओके। 12.5 इज नथिंग बट व्हाट 1/8। कैसे निकाला, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, ठीक है। सो हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 1000 और आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 1/8, ठीक है। 125 8,000 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर 1/20 तक के वैल्यूज मैंने आपको याद करने लगाई हुई है। आपने परसेंटेज का सेशन देखना है जिसमें मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू में किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह कितनी वैल्यूज आपको याद रखनी है, कैसे वैल्यूज बनाई जाती है फ्रैक्शनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें बताइए। तो आप वो सेशन को जरूर देखिए, कोर्स में परसेंटेज का टॉपिक देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजिली आ जाएगी, ओके। सो 12.5% को अभी हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं 1/8, क्यों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ओके। सो 9792 का अगर मैं 1/8 निकालती हूँ तो पहले साल और 2 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल का जो हो जाएगा दैट इज 1224, ओके। और सेकेंड ईयर का भी कितना हो जाएगा 1224, ठीक है। ये तो सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में जो पहले साल में इंटरेस्ट लगा उसका भी इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा उसका भी इंटरेस्ट देना होता है। सो 1224 का 18 करूंगी तो वो हो जाएगा 153, ठीक है। अब मैं सबका कैलकुलेशन करती हूँ, तो 2 साल के बाद उसे वो जो सम थी वो तो देनी रहेगी, लेकिन उसके साथ उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि वो 2 साल के बाद दे रहा है, ठीक है। सो वो सम प्लस ये इंटरेस्ट, इन सब का अगर मैं एडिशन करती हूँ, मतलब कि 9792 प्लस 1224 प्लस 1224 प्लस 153, तो इनका एडिशन मेरा आ जाएगा 12393, ठीक है। कितना आ जाएगा 12393, ओके। अब मुझे इसको 2 साल में इक्वल अमाउंट में वो देने वाला है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं इसे डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 करती, क्योंकि कंपाउंडेड है तो आपको बात ध्यान में रखनी होगी, ये 12393 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2.125 से, ओके। और हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 5832, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने 2.125 से क्यों डिवाइड किया। देखिए, क्योंकि सबसे पहली बात ये कंपाउंडेड ईयरली है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो आपका ये जो 2.125 आया है ये किस तरह आया मैं बताती हूँ। फर्स्ट ईयर का जो था सपोज वो 1 पे किया, सेकेंड ईयर 1 पे किया, जो फर्स्ट ईयर 1 पे किया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 12.5% लगेगा, 1 के ऊपर 12.5%, दैट इज व्हाट 0.125, ठीक है। सो टोटल कितना होगा 1 + 1 2, 2 + 0.25 इज 2.125, इसलिए इसको हम 2.125 से डिवाइड कर रहे हैं। हमको ईच एंड एवरीथिंग कंपाउंडेड लेना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बात ध्यान में रखिए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी चीज़ का कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडेड ही होता है, और प्लस ये जो क्वेश्चन था ये इक्वल इंस्टॉलमेंट का था, इसीलिए भी हम लोगों को जो है कैलकुलेशन इसी तरीके से लेना पड़ेगा। अब आप लोगों को इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा आप बाय फॉर्मूला जा सकते हो एज पर योर चॉइस, बट आपको फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जेनरिक मेथड बताया, ये मैंने अगेन कोर्स में आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह निकाला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह निकाला जाता है, मैंने आपको फॉर्मूला मेथड भी बताई है। बट आपको सभी को पता है कि जब आप फॉर्मूला मेथड से करते हो आपके कैलकुलेशन टफ हो जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं जेनरिक मेथड बताती हूँ। तो जेनरिक मेथड से अगर आप गए तो आपका आंसर कितना ईजिली आप देखिए, 9792 का हमने इंटरेस्ट जब निकाला 1/8 तो 1224 आया, 2 साल का वो लिख लिया, और उसी का पहले साल में फिर से देना पड़ता है तो वो 153 आ गया, सबका एडिशन कर दिया, सम प्लस इंटरेस्ट तो 12393 आया, ठीक है। 2 से डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल नहीं है, 2.125 से करना पड़ेगा। वो किस तरह किया ये भी मैंने आपको बताया, पहले ईयर में जो दिया गया वो 1 दिया गया, सेकेंड ईयर में 1 दिया गया, बट उस जो पहले ईयर में 1 था उसका भी 12.5% लेना पड़ेगा, दैट इज 0.125 से 2.125 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो डिवाइड करते तो आंसर आता है 5832, मतलब कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो होगी 5832 एंड 5832, ओके। समझ आया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। हमने टाइम को भी जो है वो कंपाउंडेड कंसिडर किया, यहाँ पे 2.125 डायरेक्टली 2 कंसिडर नहीं किया है, और आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट का
क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को जो 20 क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए वो सारे समझ आए होंगे। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी इन डिटेल अगर आप जाना चाहते हो, सारी चीजें आप फ्रॉम बेसिक टू डिफिकल्ट पढ़ना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना चाहते हो, तो कोर्स को आज ही इसी वक्त ज्वाइन कीजिए और अपना एग्जामिनेशन को काफी कम वक्त बचा हुआ है, जहां पे भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन पे आप मार्क्स इजीली ले सको। आपके लिए 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के लिए सिक्योर कीजिए। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।